बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं और अब देखा जाए तो नेशनली और इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे और जो बाकी भी क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है। ख़ास तौर पर मैं जब कल गई और मैंने जब ये न्यूज़ सुनी, इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हिस्ट्री में क्रिकेट की आज तक हमने ऐसा वाकया नहीं देखा होगा हमजा कि जिस तरह से ये कल हुआ है। श्रीलंका का टूर था वो, हमें याद है, हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा वो टूर, जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। अच्छा, उसमें चलें, जो भी कह लिया जाए, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। लेकिन इतनी मेहनत की उसके बाद एक पता नहीं क्या कुछ शेयर ही नहीं किया गया कि थ्रेट्स आपको हैं क्या भाई। और यहाँ पर इतना बेहतरीन आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया, हमने PSL करवाई, यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आई, यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी आते रहे। अभी हमजा रिसेंट KPL हुआ, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेले हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो सब लोग, इतने 12-13 साल की हमारी मेहनत थी जो कि हमने दोबारा से इस चीज़ों को ठीक किया था और हम लोग अब इंटरनेशनली जो है लोग टीम्स आना पसंद करी थी। लेकिन इस वाक़े के बाद अब पता नहीं फ्यूचर में जो है इस तरह की चीज़ें दोबारा से ये पता लगेगा। इंग्लैंड से ख़ास तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे इंग्लैंड की टीम ये फैसला कर रही होगी। लेकिन हमें परेशान होने की कोई ख़ास ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि कुछ क्रिकेट टीम्स ऐसी हैं जो शायद आ सकती हैं। ख़ास तौर पे हम श्रीलंका की बात कर लें, उन्होंने दिल बड़ा किया था, अपनी टीम दोबारा यहाँ पर भेजी थी। दीगर टीम्स हैं, वो टीम्स आ सकती हैं, वेस्ट इंडीज़ है वो आ सकती है, कुछ टीम्स हैं जो अभी भी आ सकती हैं। और अभी हम इंग्लैंड के हवाले से भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटों में फ़ैसला करेंगे। वो फ़ैसला भी होगा इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कि एक्चुअली हुआ क्या, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ, न्यूजीलैंड की हुकूमत को क्या हुआ, क्यों उन्होंने इतनी जल्दबाजी कर दी और पाकिस्तान मनाता रह गया। और चले, पाकिस्तान का एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान बैक फुट पे नहीं था, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे था, PCB फ्रंट फुट पे था, हमारी हुकूमत फ्रंट फुट पे थी और वो कह रही थी कि नहीं, हमारे सारे मामला ठीक है और हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जसिंडा आर्डर्न को कॉल भी करके उनको मतलब इस श्योरिटी दी इस चीज़ की ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी की कोई ऐसे खदशात नहीं है जो कि आप लोगों को लग रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अहम है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख होने को एक साजिश करार दिया। उन्होंने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। जिसकी भी साजिश मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। ये एक दुस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के ज़रिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया है। जो फ़ैसला करेगी ये उसका फ़ैसला है, हम उसके भी इंतज़ामात हमारे मुकम्मल हैं। इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फ़ैसला करेगी। ये उनका फ़ैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। हमारे किसी अदारे के पास, पाकिस्तान के दुनिया के अजीम तरीन हमारे अदारे हैं, किसी के पास कोई भी थ्रेट कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर दौरा मनसूख करने के इकदाम को अफसोसनाक करार दिया। वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, न्यूजीलैंड के साथ अब सिर्फ ICC में जाके ही बात होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि मेहमान टीम को जो सिक्योरिटी थी वो ऐसी मुहैया की गई थी कि उस पर कोई शक ही नहीं हो सकता। फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे, बेहतरीन इंतजाम भी थे और न्यूजीलैंड बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन कीवी बोर्ड के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मिला और वो भी आप कह लें कि 11th आवर में, जिसके बायस जो है वो दौरा मनसूख किया गया। और उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने मायूसी का इजहार किया। बाबर आजम की बात कर लें, शाहिद अफरीदी की बात कर लें, सब ने ट्वीट्स के जरिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो किया है कि जी ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था जो कि हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े सख्त ट्वीट्स आए हैं। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों की तरफ से तो आए हैं, पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स तमाम जितने हैं उन सब की तरफ से आए हैं। लेकिन
हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करें, डैनी मॉरिसन खासतौर पे न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं, कमेंटेटर हैं बेहतरीन, PSL में आते रहे हैं, इवन वो लोगों के दरमियान जाके बैठते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि ये गलत हुआ है, अगर आपने ये मैचेस नहीं खेलने थे, मनसूख करना था तो आप आते ही ना, आपकी सिक्योरिटी टीम्स आती रही, वो आके चेक करती रही। डैरेन सैमी का जिस तरह से इकरा जिक्र कर रही है, उन्होंने भी यही बात की है। खैर, अवामी जो रद्द अमल है वो हम आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, जो न्यूजीलैंड ने दौरा जो है मनसूख कर दिया उस पर। बहुत ही अरसे बाद खासतौर पे इनकी टीम जो इतनी बड़ी टीम है, 18 साल के बाद नंबर 1 रैंकिंग टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, उनका यहाँ पे आना और फिर अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ का ना होना, ये डिसहार्टिंग है। ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, असल में ये कोई और ही इशू होगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है, जो सीरीज़ कैंसिल हो गई, हमें देखने का मौका नहीं मिला। हमारी क्रिकेट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। काफ़ी देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा पाकिस्तान में बहाल हो रही थी, तो एन मौके पर धोखा देना समझ से बहाल आता रहा है। न्यूजीलैंड के पहले सिक्योरिटी वफ्द भी आया था, उन्होंने चेक किया था, इसको क्लियर करके गए थे। उसके बाद हफ्ते से ज़्यादा न्यूजीलैंड टीम रही है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहे यहाँ पे। उसके बाद अब जब मैचेस की बारी आई है तो ये इशू बना दिया है, नुकसान तो होगा इससे काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई इंटरनेशनल लिहाज से, यहाँ मौके पर न्यूजीलैंड ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक अफसोसनाक खबर है। जो PSL पाकिस्तान का होता है उसमें फॉरेनर प्लेयर आते हैं और बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल ऐसा है कि इस सारे चक्कर में ICC इन्वॉल्व है, इंडियन इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है। 4 दिन से वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर कोई खर्चा है तो वो बताएं सिक्योरिटी को कि ये खर्चा है, उसका खर्चा दूर कर देंगे। सिर्फ जी सिक्योरिटी खर्चाते हैं, उसकी बिना पर टीम का दौरा जो है वो मुलतवी या कैंसिल कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो 1 घंटा पहले मैच से खेलने से पहले ही न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया, या तो इसका मतलब है वो दब गए या किसी ने दबाया गया है या फिर वो खेलना नहीं चाहते। इस तरह ये अच्छी बातें नहीं होती। पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, इसमें सिक्योरिटी की इतनी, मैं नहीं समझता कि इतनी ख़ास कोई रीज़न हो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को यहाँ पर आने में कोई मसले मसाइल पेश आ रहे हों। हमारी बहुत अच्छी सिक्योरिटी। ये आपने देखा है कि अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा ही था, हम सोशल मीडिया को देख लें, बड़े मायूस रहे, टॉप ट्रेंड रहा, और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद ट्रेंड करता रहा, और ये करना भी चाहिए था कि हमें पता है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी कैसी है, बेहतरीन है, और लोग वहाँ पर खड़े थे बाहर और वो इंतजार करते रहे। के भी जो इंतजाम थे हमजा, हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है सिक्योरिटी इंतजाम थे सारे, जो है हमने फर्स्ट क्लास जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स हैं वो की हुई थी, और पूरा जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो उसको इस टाइम वो इस सिक्योरिटी के हसारे में था, मतलब हसार में था, और ऐसे लग रहा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसे में फिर इस तरह के खदशात आना। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन PCB हैं खासतौर पर रमीज़ राजा, उन्होंने कहा कि अब ICC में बात होगी। खालिद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सारे क्रिकेट लवर्स के लिए, और आपने क्रिकेट के लिए काम भी किया, सबके लिए बड़ी मायूस कुन खबर थी, और बड़े ऐसे हालात हैं कि दिल फिर एक दफ़ा उसी तरह से अफसरदा जैसा श्रीलंका के टूर के बाद था। आप क्या देख रहे हैं कि जितनी पाकिस्तान ने काविशें की, क्या उनको नुकसान पहुंचा, क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, या फिर नहीं चले एक टीम है, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, लंबा सफ़र है, हम मज़ीद जो है बेहतर टीम्स और जो दूसरी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनको बुलाने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस अहम मौके पर अपनी गुफ्तगू में, अपने प्रोग्राम में शामिल किया, अपने सामीन की बातें भी सुनवाई, और मुख्तलिफ जो बातें हुई इस मौजू पर, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला की बातें वो भी आपने सुनवाई। तो इंतहाई गैर मामूली ये वाक़या है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दोनों जानिब से देखा जाए। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी ऐसे हुआ हो कि सब कुछ तय पा गया था, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, सब कुछ देखभाल लिया गया था, न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी तसल्ली कर ली थी, और आगे फिर उन्होंने देखा भी होगा, ज़ाहिर बड़े शानदार इंतजाम थे, उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी की, सारी चीज़ें की, और फिर एकदम उन्होंने ये कहा कि उनको खदशात हैं, और खदशात कहाँ से आए हैं, वो उनके मुल्क की तरफ से उनको बताया गया कि आपको ख़तरा है, और फिर उसके बाद यकतरफा तौर पर करना, यानी सबसे अफसोसनाक बात यही है, यकतरफा करना। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो हमारी हुकूमत के साथ, हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमारे मुतल्लिका अदालों के साथ इस चीज़ को शेयर करते, और अगर हम उनके खदशात दूर ना कर सकते तो फिर कुछ जवाब शायद हो सकता था, वो कहते हैं कि अच्छा जी क्योंकि हमें यह ख़तरा है और आप हमें कुछ तसल्ली नहीं दे सके तो हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, लेकिन इस पे जो
रद्द-ए-अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया है कि अब हम उनको आईसीसी में देखेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त नहीं, ये सही, ये कदम नहीं है। अच्छा। एक अगर वाकई ये साजिश है जैसे कि सोचा जा रहा है और वाकई ये एक अनहोनी सी बात है जो हुई है, तो हमें उसको शुरू करना है न्यूजीलैंड के साथ ही, सबसे पहले वहाँ शुरू करना है। हमें इस वक्त हमारे सफ़ीर को हदायत होनी चाहिए थी कि वो न्यूजीलैंड की हुकूमत, उनके मुतल्लिका अदारों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते, उनसे पूछते कि क्या ख़दशा था आपको, क्या आपने देखा, और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जानी चाहिए थी। और उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर हमारी जानिब से लोगों को जाना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड किसी नुमाइंदे को वहाँ जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए। और हमें, हमारे लिए लाजिम है कि हम लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं, कुल आलम को बताएं और न्यूजीलैंड को भी बताएं कि आपको ये गलत इत्तला आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं अगर हम तकरीबन इस तरह से थी कि शायद 12 घंटे तक हमारा क्रिकेट बोर्ड उनको मनाता रहा, बातचीत चलती रही। रमीज़ राजा साहब इसमें आए, उन्होंने बातचीत की, लेकिन जब मामला हाथ से निकल रहा था, वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया गया, पाकिस्तान में नहीं थे वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने उधर से रब्ता किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से। न्यूजीलैंड से बात करना आप समझते हैं कि अब भी बाकी रह गया? इतनी कोशिश की, वज़ीर आज़म से बात कर रहा है, जी, उसके बाद क्या रह गया? क्योंकि मैं आईसीसी को भी जानता हूँ, मैंने जो कुछ आप बता रहे हैं वो सब कुछ सुना है, मैं आईसीसी को जानता हूँ। आईसीसी में मुकम्मल बर्तरी हासिल है सफ़ेद फार्म कौमों को, ख़ासतौर पे इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, और ज़ाहिर न्यूजीलैंड भी उनके साथ शामिल है, और फिर इंडिया उनके साथ शामिल है। तो रमीज़ राजा जो कह रहे हैं कि आईसीसी में बात करेंगे, आईसीसी में कोई उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जो कुछ वो लोग सोचेंगे वही हम पे लागू कर दिया जाएगा। और आपने देखा है कि इंग्लैंड ने वहाँ बैठे बैठे ये ऐलान कर दिया कि हम अगले 24 से 48 घंटों में फैसला करेंगे कि हमने अपनी टीम भेजनी है कि ये नहीं भेजनी। इसलिए मैं आपको हिकमत अमली के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ से ये खराबी शुरू हुई है वहीं से खराबी ठीक करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हमें बताइएगा हमारे पास अब ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माजी में क्रिकेट की हिस्ट्री में पूरे में हमने देखा कि ऐसे वाकयात नहीं हुए, इस तरह तो डोमेस्टिक जो लेवल की क्रिकेट है उधर भी नहीं होता। तो ये जो एक मिसाल सेट की गई है, आप समझते हैं कि इस किस्म के वाकयात से डैमेज कर सकती है क्रिकेट में फ्यूचर में अगर हम देखें तो? देखिए जी, हमारे पास ऑप्शन ये हैं कि जो मुल्क इस किस्म की फजूल हरकत की है उसको एक्सपोज किया जाए, नंबर 1। जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं उसको एक्सपोज करें, आलमी सतह पर एक्सपोज करें। और फिर यह है कि जो मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और माजी में ताउन करते रहे हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे जिम्बाब्वे है, जैसे बांग्लादेश है, जो भी मुल्क, जनूबी अफ्रीका भी मैं इसमें शामिल करूंगा, हम उनके साथ क्रिकेट के रास्ते में हम उनको ये टीमों को यहाँ पे बुलाएं, उनके साथ मैचेस खेलें और दुनिया को ये बताएं कि देखो ये टीमें आ रही हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है। आपने हमारे खिलाफ बिल्कुल एक बेहुदा हरकत की है और ये पैगाम हम दुनिया को दें। हमें तो आए, देखिए नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, न्यूजीलैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आए चले गए, वो कहीं और जगह भी क्रिकेट खेलेंगे। हमने अपने नुकसान के लिए मेहनत हमने करनी है, कोशिशें हमने करनी है, हमने बिल्कुल हौसला नहीं हारना, क्योंकि हमारी कौम भी मजबूत है, हमारे अदारे भी माशाअल्लाह बड़े तगड़े हैं, कोई किसी तरह का मसला नहीं। मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, यकीनन सबके लिए बड़ी जो थी ये अफसोसनाक खबर थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़ासतौर पे बड़ी टीम्स हम देख रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड उसमें शामिल थी, खैर साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान में आई, बहुत नुकसान हुआ है। बाकी टीम्स भी इसी वजह से ऐसा फैसला कर सकती हैं कि अब वो पाकिस्तान में नहीं आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमें विजिलेंस होने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं उसके बाद ये हमें ये एक तरह का ट्रेलर मिला है, साइन ऑफ थिंग्स की कम है, और हमें जो है बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। हमें ये सारा जो सिनारियो हुआ है और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा है, इनमें जो पाकिस्तान जो हम लोग जो स्लोगन लगाया हुआ था हम लोगों ने कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो भी बहुत ज्यादा डेंट हुआ है। इससे अब जो है लोग इवन जो ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, टूरिस्ट हैं,
उनके दिमाग में भी थोड़ी बहुत शक आएंगे, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए एज क्विकली एज पॉसिबल, मैंने ये कल भी चीज कही थी, मैंने बार बार ये इसके ऊपर एक्सरसाइज किया था, जो हो गया वो हो गया, अब उसके ऊपर रोना नहीं है। हमने ये नहीं कहना कि हम आईसीसी में जाके शिकायत लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आईसीसी से आपको भी पता और सबको पता हमें क्या मिलना है। बायलैटरल सीरीज है, वो कहेंगे हम कंडेम कर देते हैं और क्या करेंगे वो। हमें जो करने की चीज है, हमें जो है, देखिए श्रीलंका ने आपको, हालांकि उनके ऊपर अटैक हुआ आज के लिए, हमेशा उनने आपको बेल किया, किसी टीम को फौरन बुलाए, 2-3 मैच खेल के ये जो सारा एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, इसको हमने डिफ्यूज करना है और मैसेज देना है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी बिल्कुल, हमें इस पूरे ड्रामे को जो है वो डिफ्यूज इसी तरह से करना होगा। लेकिन आमिर सुहेल साहब, आप समझते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट पाकिस्तान के? इस तरह से अगर आप देखें कि 4 दिन आप प्रैक्टिस भी करते रहे और आप अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप तैयारा आएगा तो आपको लेकर जाएगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जब 2 स्टेट जो है आपस में इंटरैक्ट करती हैं, यहाँ पे स्टेट के हेड ने आपस में बात की, तो अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, अगर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया है तो उनके पास एक्शनेबल इंटेल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर और उन्होंने आपके पीसीबी के साथ ये शेयर नहीं किया अपने इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास इंटेल थी, उनको शेयर करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने शेयर नहीं की तो फिर जो है आपके दिमाग में बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डिड दे डू दैट। जब आपके जनरल बाजवा साहब का एक रेपुटेशन है कि ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स स्पोर्ट, और उन्होंने मेक श्योर किया 2015 में कि हर किसी को आर्मी जो है वो स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और उसके बाद आप देखें कि एक कतरा जो उन्होंने डाला वो दरिया बना, वो समंदर बना। आपके लास्ट साउथ अफ्रीका की टीम आके यहाँ पे टेस्ट पूरी सीरीज खेल के, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, ये डेंट डाला गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है, ये उसका एक इशारा है आपको। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, ये बता दीजिएगा, कुछ बातें ये हो रही हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को देखें या बोर्ड को देखें तो हम बहुत ही लीनियंट रहते हैं बाकी बोर्ड्स के साथ, उनकी टीम्स के साथ। हम शायद अभी तक श्रीलंका वाला जो मामला हमारे साथ हो गया था, उस वजह से अभी फ्रंट फुट पे आ नहीं पा रहे होते। अब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को भी फ्रंट फुट पे आना चाहिए। हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा जाता है, हमें धमकी तक दी जाती है कि आपने अब एक वायलेशन की, आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्राइस्ट चर्च वाला मामला होता है, पाकिस्तान वहां पर खेलने के लिए जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। पाकिस्तान इनको कहता है कि जी कि आपकी टेस्टिंग चले एयरपोर्ट्स पर नहीं होगी, आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, हर सहूलत पाकिस्तान ही दे रहा होता है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बाकी बोर्ड्स के साथ सामने आके यही कहना चाहिए कि जो हमारे साथ रवैया होगा हम भी वही रखेंगे। देखिए, बात सिंपल सी है कि एक टाइम था जब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा मजबूत थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट को आरिफ अब्बासी साहब जैसे, खालिद महमूद जैसे लोग जो हैं, बेलोस लोग जो हैं, जनरल फकीर का भी मैं नाम लूंगा, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा जबरदस्त किया और इन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान की टीमें तगड़ी हो। जब आपकी तगड़ी टीम होगी तो फिर आपको जो है वो लेटना नहीं पड़ेगा, फिर आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। देखिए, हमने सीखा नहीं, जब आपके ऊपर श्रीलंका ने अटैक किया था, वहां से आपको जो है मेक श्योर करना था कि आपके पास प्रोडक्ट ऐसी हो कि कोई बंदा जो है उसको लेने से इनकार ना करे, हम उनकी मजबूरी बन जाए। हमने अपनी क्रिकेट को, जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, उसको इतना नीचे ले गए हैं। आप देखिए आपकी स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल, तो भाई टेस्ट T20 में आप कहीं पे भी नहीं स्टैंड करते जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को तगड़ा नहीं करेंगे। देखिए, आज भी आप इंग्लैंड में इस ऐसी टीम भी जाती है जो इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, आपका सेल आउट होता है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं। तो हमें अपनी टीम को तगड़ा करना है। जब हम अपनी क्रिकेट टीम को तगड़ा करेंगे तब जाके आप आंखों में आके डाल के बात करेंगे कि नहीं नखरे करने हैं भाई, चलो। बिल्कुल ठीक है। आमिर सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, खालिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे बाकी आप दोनों बात कर रहे थे, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत ज़रूरी है कि पहले आपकी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो कि आप उस पोजीशन में तो आ जाएं कि आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो। अभी हम ही माजरत खाना रवैया हमारा ही होता है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने
पाकिस्तानी बहैसियत कौम हमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो बड़ा बेहतरीन था कि नहीं ये बहुत गलत किया गया, हम बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं है, हमारे इंतजामात बेहतरीन थे और ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमजा। इसके अलावा अगर हम उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हम लोग सल्यूट करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान आके खेलते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बात है। दूसरा ये कि इसने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं हिट किया, इसने मतलब इमेज को पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में हिट किया है। जो वाक़या हुआ है इस किस्म के वाक़यात से मतलब निमटने के लिए पाकिस्तान डेविड वीज़े पाकिस्तान आते हैं, खेलते हैं, बड़ी बेहतरीन लाहौर कलंदर का वो हिस्सा होते हैं। कोई ना फेक ट्विटर अकाउंट था जिसने ये ट्वीट कर दी कि जी पाकिस्तान बड़ा सेफ़ मुल्क है और मैं जाता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता रहा है और मैं बड़ा सेफ़ फील करता था वहाँ पर। ये वो ना फेक अकाउंट से था। तो वीज़े ने क्या किया कि वो अपने अकाउंट से ट्वीट को रीट्वीट किया और ऊपर लिखा कि ये फेक अकाउंट है, लेकिन मैं इस बात की तायद करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क है। बिल्कुल, ये बहुत ही आप देखेंगे पॉजिटिव जेस्चर था उनकी तरफ से कि उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई मतलब अब हम इंग्लैंड की टीम का इंतजार कर रहे हैं कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या फैसले करता है। लेकिन बरतानिया ने एक फैसला किया, बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया और बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रैंड शेप्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। अच्छा, उन्होंने ट्वीट में बताया कि रेड लिस्ट से बाहर आने के फैसले का जो इतलाक है वो बुध 22 सितंबर के सुबह 4 बजे से होगा और उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए 4 अक्टूबर से नया निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो तैनात है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको वो सुना दें। जो मेहनत है, जो हमारी काविश है, जो हमने डेटा पेश किया, साइंटिफिक बुनियादों पे हमने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी जो बहुत अरसा से परेशान थे और इस बोझ तले आए हुए थे, माली बोझ और ज़हनी बोझ तले आए हुए थे, उन्हें आज ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में हटाने से हम कामयाब हुए हैं। चलें, न्यूजीलैंड वाले मामले के अलावा ये एक अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि रोज़ाना एक सेब खाना जो है वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है। तो लेकिन सच बात तो ये है कि जो सेहत है और उसके आपने अगर सेहत को अपने अच्छा रखना है तो इस फल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसीलिए हर साल सितंबर के तीसरे हफ्ते में ईट एन एप्पल डे मनाया भी जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आज क्या आपने दिन का आगाज़ किया तो आपको मुयस्सर आया एक से? वैसे हमजद में पता है मैं रोज़ ही एप्पल खाती हूँ। वैसे ये है और इकरा खुद नहीं खाती, इकरा दूसरों को भी खिला रही होती है, ये इकरा की बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत ज़रूरी है, हम सुनते तो चले आए हैं और जो चीज़ हम बचपन से सुनते चले आते हैं वो शायद हम सिर्फ सुनते चले आते हैं और फिर हम उस पर अमल करना छोड़ देते हैं कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये तो हम शायद बचपन से सुन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से वो वाले फल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए वो साइड पे होते जाते हैं। हम नई चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें सेब ज़रूरी है कि रोज़ाना एक तो लाजमी तौर पर खाया जाए। और इसके जूस के हवाले से हमने ख़ास तौर पर बात करनी है कि जूस के बारे में कहा जाता है कि नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हमने आपसे बात करी। बिल्कुल, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या। सबसे पहले तो क्योंकि होता है ना कि ये पता नहीं एक फैक्ट है या फिक्शन है, इस बारे में हम जो है ना कहावत एक जो है ये बनी हुई है, हम ये पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट है डॉक्टर फरजीन जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फरजीन। सबसे पहले तो हमें बताएं ये जो कहावत है कि एक सेब खाना दिन में आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये फैक्ट है या फिक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आज के दिन आपने सेब के वाले से डेडिकेट किया है और आपने डॉक्टर ही को बुलाया है। हाँ तो इसका मतलब है कि डॉक्टर दूर नहीं है, डॉक्टर करीब ही है। बिल्कुल ऐसे। तो एप्पल के बारे में बड़ी चीज़ें हैं। एप्पल पॉलिशिंग कहते हैं कि टीचर्स को अगर इम्प्रेस करना हो तो बच्चे एप्पल्स पॉलिश करके ले जाया करते थे और एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दैट मीन्स कि
एप्पल की कितनी अफादियत है। और सच्ची बात है इकरा कि हम बहुत ज़्यादा नेचुरल डाइट से दूर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बर्गर्स और इन फास्ट फूड में ज़्यादा हैं, और जो फल है, जो खाना जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ जैसे अभी आपसे पूछ रहे थे ये कि आपने आज के दिन खाया है, तो इट शुड बी अ रेगुलर हैबिट कि सुबह के वक्त आप फल खाएं। आजकल आई फील कि जब डॉक्टर्स के पास मरीज़ आते हैं तो वो एक चीज़ आम कहते हैं, मसलन 100 में से 80 बंदा ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है। और जो हर्बलिस्ट हैं ना जितने भी, और जितने अच्छे क्लिनिशियंस हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम उम्मुल अमराज यानी वालदा मोहतरमा ऑफ ऑल डिजीजेस इस के आपको कॉन्स्टिपेशन हो और पेट आपका सही काम ना करो। दैट्स मेजर डिटॉक्सिफिकेशन। आप ये समझो कि आपकी बॉडी में से फासिद मादे निकल ही नहीं रहे, वहीं पे जमा हो रहे हैं, तो वो कितना खराब करेंगे। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि आप एप्पल खाएं। एप्पल कीप्स अवे कॉन्स्टिपेशन क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब हम ना सर से शुरू हो जाते हैं इसके फायदे बोलने, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि हमें ब्रेन सेल्स को सही रखना है। अब वो तरोताज़ा कैसे रहेंगे? मेमोरी लॉस हो रहा है, जैसे एल्जाइमर्स बहुत सारे लोगों में अब आ रहा है, तो कहते हैं कि एप्पल की आदत जो है वो आपको अल्जाइमर से दूर रखती है। अच्छा। ठीक है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में भी कहा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एप्पल का खाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम हार्ट हेल्थ पे आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। आजकल हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है। आपका भी है, तो बस फिर आप एक की बजाय ना एक्सलेटर दबा के 2 एप्पल्स खा लिया कीजिए, ठीक है। और एप्पल का जो है अनीमिया, यानी कि जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अनीमिया को? खून की कमी होना, है ना। तो खून की कमी होना जो डॉक्टर आपको बताते हैं, तो दिस हैज अ लॉट ऑफ आयरन इन इट। तो नेचुरल फॉर्म में आयरन लेना बेहतर है बजाय के सप्लीमेंटल फॉर्म में लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा इसका मेमोरी पे बहुत अच्छा अमल दखल है। हम लोगों में अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें, और अक्सर सोचते हैं दिमाग को हाथ मार के कि यार इतनी सी बात भूल गए हैं। तो अगर आप बच्चों में और ख़ुद में भी एप्पल का रुझान रखेंगे तो दैट्स वेरी नेसेसरी। अच्छा, अब आजकल के बच्चे जो हैं वो फल काट के नहीं खाना चाहते, तो आप काट के उनको दे दें, ठीक है ना। इफ यू जस्ट हैंड देम एन एप्पल दे वोंट ईट इट। थोड़ा सा सहल पसंद हो गए। तो जब हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? बच्चे छिलके के साथ भी नहीं खाना चाह रहे होते। उसके हवाले से भी बताइए कि क्या खैर है, अगर नहीं खाना चाह रहे तो वही छिलका हटा। देखिए, बच्चे किसी तरह भी खाना चाह रहे हैं ना, उनको खिला दें हैबिट। लेकिन छिलका नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी जो है उसको तमाम सिस्टम को सही करता है, फाइबर होता है और इंटेस्टिनल मूवमेंट उससे शुरू होती है और कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है। लिवर डिटॉक्सिफाई होता है। लिवर जो जिगर जो कि इंजन होता है बॉडी का, उसका बहुत ज़रूरी है डिटॉक्सिफाई। और जितनी हम अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं, मुझे लगता है कि हमें ये हर रोज़ ये अमल करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कम से कम अच्छी चीज़ें तो मिले ना। मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा एक और चीज़ है कि हम जूस भी लेते हैं एप्पल का और शेक भी ले रहे होते हैं एप्पल का। इन दोनों के हवाले से भी बता दीजिएगा। आई थिंक दिस, देखें, खाना इस सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर लेवल पे ना खाना एप्पल विद छिलका सुबह के वक्त। अगर आप शाम के वक्त खाना चाह रहे हैं 4 बजे से पहले तो फिर आप उसको छिलके के बगैर भी खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह के वक्त आप डाइजेशन बेस्ट पे होती है, उसमें कोई छिलका लक्कड़ हजम, पत्थर हजम भी हो जाता है। शाम तक जाके ना थोड़ा जो है वी नीड टू गो अ लिटिल लाइट। अच्छा, उसके बाद जूस जो है, जूस बहुत अच्छा है और जूस ज़रूर लें लोग, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मत पिए, ठीक है। मतलब जैसे 2-2 ग्लास नहीं पीने, 1 ग्लास लें अगर लेना है तो। लेकिन ये याद रखें कि जूस के साथ आपका फाइबर नहीं जा रहा, और फाइबर ही तो नेसेसरी था जिसको हमने करना है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप एक चीज़ की अफादियत को कम करके पी रहे हैं, लेकिन चले पी रहे हैं, ठीक है। डायबिटिक्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो जूस पिएं, क्योंकि उनका उस फौरन शुगर लेवल हाई होता है। जूस में तो 1 ग्लास में 3 से 4 जो है वो एप्पल। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि अगर आप फिर शुगर एकदम से जा रही है ना, उसको फाइबर तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फाइबर हमें बहुत चाहिए। और मिल्क शेक वाला जो है ना, आई थिंक दिस इज गुड फॉर किड्स। अच्छा, आप उनको एप्पल डाल के, बच्चे अगर इस तरह हम दूध भी दे रहे हैं और हम एप्पल भी दे रहे हैं, वैसे अगर नहीं खा रहे तो इस तरह से कई लोग एप्पल काट के अपने सीरियल पे भी डाल लेते हैं। कई लोग एप्पल को स्ट्यू कर लेते हैं, जो कि है हल्का सा स्टीम करके, तो उसको खाते हैं। ये जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन है वो खा सकते हैं, और ऊपर से गर्म पानी पीना तो काम बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एप्पल जो है उसको हम अपनी
लेकिन फिर कोल्ड Diet स्टोरेज ऐसा वाले नहीं। एप्पल नहीं खाने चाहिए। सीजनल एप्पल्स जो आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, अब आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, हर जगह पे है। सो ट्राई हैविंग देम। बेस्ट इज कि आप एप्पल एज अ होल खाएं, अगर दांत भी अच्छे रहते हैं, एक्सरसाइज होती है दांतों की। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर फरजीन, मैंने ये अक्सर सुना है कि वेट लॉस में भी एप्पल जो है मदद करता है, तो ये किस तरह से करता है? ये डायबिटीज़ टाइप 2 में भी मदद करता है और ये वेट लॉस में भी मदद करता है। उसकी वजह ये है कि इसको वुड फ्रूट कहते हैं, तो ये आपको फिलिंग जल्दी दे देता है। जब आप खाते हो ना तो आपको लगता है कि आपने कुछ सब्सटैंशियल खा लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये उसमें भी मदद देता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करता है तो ये इनडायरेक्टली आपके लिवर से बोझ उठा के आपके वजन को कम होने में मदद देता है। सो इसलिए वेट लॉस के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एड कि आप जैसे लोग कहते हैं कि केले ज़्यादा ना खाएं जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, आम ना खाएं, तो एप्पल इज़ द वन जो आप खा सकते हैं और उसको बिला वो क्या डरे आप खा सकते हैं कि एप्पल्स जितने मर्जी ले लें। अच्छा, जितने मर्जी ले लें, मतलब कि एक तो ये चीज़ है कि जिस तरह आप कह रही थी कि इकरा आप तुम 2 शुरू कर दो, और हमने हद कोई लगानी है इसमें कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो फिर कहते हैं कि चलो जी बस इसी पे ही लग जाओ क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है कि सब बेहतरीन हो जाएगा, खासतौर पे कॉन्स्टिपेशन वाले जो हजरात हैं उनके उनते से भी जड़ा है ना चलेगा। हाँ नहीं, इसमें हद है। अच्छा। 2 से 3 एप्पल से ज्यादा ना खाएं। वाकई वैसे कई दफा होता है कि लोग बिल्कुल ही कहते हैं कि चलो जी खा ही लो, एप्पल ही होगा। हाँ, एप्पल ही एप्पल। नहीं, हर चीज देखें, कोई भी चीज हो, नेचुरल भी हो, जैसी भी हो, ज्यादती में खराब है और इत्तेदाल पसंदी में ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इतना ही खाएं जितना कि नेसेसरी है। बच्चों को दे सकते हैं, उनके ये जो लंच बॉक्सेस होते हैं जो उनका मनपसंद है, बर्गर बुगर दे के उसके साथ आप एप्पल ऐड कर दें और उसके साथ पीनट बटर दे दें थोड़ा सा, तो वो भी हेल्दी होता है, तो बच्चे उसमें डिप करके खा लेते हैं। द थिंग इज कि आपको काट के लगा के जिस तरह आप सजा के पेश करना है इस चीज को, ताकि बच्चे अच्छी होगी तो खाएं और आप खुद भी खाएं और आपके बड़े भी खाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो एप्पल का इस्तेमाल करें। कुछ लोग हैं कि जिनके दांतों के मसाइल होते हैं, जो कोशिश कर रहे होते हैं कि ना ही फ्रूट इस तरह का खाया जाएगा जिसमें हमारी थोड़ी सी मशक्क़त हो या दांतों में तकलीफ हो रही हो, तो फिर वो डायबिटिक भी हैं बेचारे और उनको इस तरह के मसाइल हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए? वो स्ट्यू करके खा सकते हैं ना। अच्छा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि नरम करके खा सकते हैं उसको। और दूसरा, जैसे अभी हमने दूध में डाल के बात की है, तो थोड़ा सा दूध में डाल के उसको शेक बना के स्ट्रॉ के साथ ले लें, वो भी अच्छा होता है। क्योंकि वो ये होता है कि जो एप्पल है वो फाइबर के साथ तो जा रहा है ना, मतलब ये तो नहीं कि हमने जूस बना के उसमें डाला है, वो थोड़ा सा एप्पल तो जा रहा होता है। सो डायबिटिक लोग या जो लोग नहीं ले सकते, या जैसे जो बेड रिडन लोग होते हैं, हम उनको अमूमन उसका पल्प दे देते हैं, उसको पीस के उसको ग्राइंड करके और उसको दूध के साथ मिला के या पानी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। बीच में थोड़े से हम मेवे वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। इवन ड्राइड एप्पल्स भी मिलते हैं। ड्राइड एप्पल्स भी कई लोग एज अ स्नैक यूज करते हैं, जैसे हम चिप्स नहीं खाते वैसे वो पैकेट के अंदर ड्राइड एप्पल्स और ड्राइड फ्रूट टाइप चीजें होती हैं, तो आप उनमें से निकाल के खा रहे होते हैं। तो वो सीरियल के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। जो आप दलिया बनाते हैं उसके अंदर पका के खा सकते हैं। तो जिन लोगों के दांतों की बात हो रही है वो ये कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए 101 वेज कि अगर आपने कुछ करना है तो आप कर लें, और 101 वेज नहीं काटा अगर आप ना चाहें। अच्छा, ये तो वो है कि आइडियल है कि आपको रोजाना एक सेब खाना चाहिए, हम महीनों नहीं खाते हैं। ये इस मसले की तरफ भी कि कम से कम हमें इतने दिनों में तो सेब खा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जो इतना टाइम एक एप्पल को दे रहे हैं उसकी कोई फायदियत है तो दे रहे हैं ना। और जो आप कह रहे हो महीनों हम फल ही नहीं खाते, बिल्कुल लम्हा फिक्रिया ये है। ऐसे ही है। और फिर डॉक्टर को जाके कहता डॉक्टर साहब एक कोलेस्ट्रॉल की भी बात, गैस से तो कुछ खांदा ही नहीं। तो वजह ये है कि हम नेचुरल चीजों से दूर हैं। हम फलों और सब्जियों को बाय बाय कह के सिर्फ गोश्त खोर बन चुके हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल। हमें गोश्त के साथ भी हम सैलेड के अंदर भी एग्जैक्टली सैलेड के अंदर डाल सकते हैं। देखा, इकरा का मैंने दिमाग ऑन कर दिया, उसको फटाफट चीजें याद आ रही हैं कैसी चीजें एप्पल को यूज किया जा सकता है। का दिमाग खाने पर चीजों पे चलता रहेगा। वेरी गुड। 2 घंटे भी हम गुफ्तगू करते रहे तो चीजें चलती रहेंगी खाने में। अच्छी बात है, लेकिन एप्पल पे चल रहा है ना। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह पाकिस्तान का हिस्सा। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि लाजमी तौर पर एक सेब तो आप लोगों ने खाना ही खाना है, और जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिल्कुल, जिंदगी का अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं इसको, कि ये तो लाजमी जुज़ है जो होना चाहिए। और एक सेब अगर आप खा लें तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं तो आपने खाना है, नहीं, पहले खाना है। आप ठीक है तो आप खाएं ताकि आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम
आज बात करेंगे हैदराबाद के तारीखी अहमियत के हामिल मुखी हाउस की, जिसे सिंध हुकूमत ने म्यूजियम का दर्जा दे दिया। हमजा जो मुखी हाउस 1920 में दो भाइयों मुखी जेठानंद और मुखी जो है गोविंद राम ने तामीर कराया था। राजस्थानी पत्थरों से तामीर होने वाला ये मुखी हाउस आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मोहम्मद वकास वहाँ पर मौजूद है और हमें इस हाउस की, इस म्यूजियम की जो है सैर करवा रहे हैं। जी वकास करते हैं जी बिल्कुल, तारीख़ी इमारत तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन हैदराबाद की जिस तारीख़ी इमारत की आज आपको सैर कराने जा रहे हैं, ये हैदराबाद का कदीमी खूबसूरत मुखी हाउस है। मुखी हाउस अपने अंदर 100 साल पुरानी तारीख़ समाये हुए है। 1920 की दिहाई में मुखी जेठानंद और गोपंद राम ने मुखी हाउस को तामीर कराया। राजस्थानी पत्थरों से तामीर कराया गया मुखी हाउस फ़न तामीर का एक शाहकार है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मुखी हाउस की तारीख़ की अगर हम बात करें तो क़याम पाकिस्तान के बाद मुखी हाउस भारत का सिफारत खाना भी रहा। यहाँ भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू समेत दीगर कांग्रेस के रहनुमाओं ने क़याम भी किया। तारीख़ी नशेब व फराज देखने के बावजूद भी मुखी हाउस आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो कि इस इमारत की खूबसूरती है। मुखी हाउस को कुछ अर्से कबल ही सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर म्यूज़ियम का दर्जा देकर इसे आवाम के लिए खोल दिया गया है। मुखी हाउस म्यूज़ियम की अगर बात करें तो यहाँ पर तालपुर दौर के नवादरात मौजूद हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। उसके साथ साथ एक फ़ोटो गैलरी बनाई गई है जहाँ पर हैदराबाद की कदीमी जो इमारतें हैं उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, जबकि वो शख्सियात जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में अपना नाम कमाया है, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें तो मुखी हाउस की पहचान जो है वो मुखी ख़ानदान का जो रहन सहन है उसे यहाँ पर म्यूज़ियम में उजागर किया गया है। वही तमाम तर चीज़ें यहाँ रखी गई हैं जो कि मुखी ख़ानदान के इस्तेमाल की थी। यही वजह है कि शहरी दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं और मुखी हाउस में सैर करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका विकास, आप हमें सैर करवा रहे थे। हम भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं इसकी सैर करके। अच्छा, हमारे व्यूअर्स भी हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल करता है जब आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना, आपका फौरी दिल कर रहा होता है कि यार इधर किसी तरह बंदा पहुंच जाए और विजिट करे, और करना भी चाहिए। आपको बड़ा अच्छा फील होता है यहाँ पर जाकर, और फिर जो चीज़ आप जाकर देख रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी आपके दिमागों में नक्श हो जाती है। हम अपने बड़ों से अक्सर कहानियाँ जब इकरा सुन रहे होते हैं ना, उन्होंने वो सारा कुछ अपनी आंख से देखा होता है, हम कैमरे की आंख से देख रहे होते हैं। अब हम किसी जगह जाते हैं ना, तब भी हम ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं, हम उस मंजर को एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, उस मंजर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जो चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो आपकी चीज़ आंख कैप्चर कर रही है, वो कैमरा भी कैप्चर नहीं वैसा हमजा कर सकता, क्योंकि आपके फ़ोन की मेमोरी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिमाग की जो मेमोरी है ना वो ख़त्म नहीं हो रही होती है, वहाँ पर वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं। फिर इसीलिए हम देखते थे कि बुजुर्ग बड़ी कहानियां भी सुनाया करते थे, नानियां दादियां बच्चों को कहानियां सुना रही होती थी। अब वो कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से हम जब पाकिस्तान अलग भी हुआ और जिस तरह की वो हमारे जो बड़े उस टाइम स्टोरी सुनाते हैं तो हम लोग को इतना अच्छा लग रहा होता है सुन के, और मतलब बिल्कुल उस टाइम तो इस तरह से कोई कैमरा उनके पास तो नहीं थे ना, लेकिन फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि जब ऐसे मकामात पर हम जा रहे होते हैं ना, तो अपनी आंख से देख रहे हैं और अपने ये जो तमाम मनाजिर होते हैं उनको कैद कर लिया करें अपने जहनों के अंदर, ताकि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हम फिर उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और अगले का भी दिल ललचाए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ कोरोना की बात कर लेंगे। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक तो इकदाम कर रही है, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, ताहम माहिरीन सेहत हुकूमती जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उससे कुछ ज़्यादा मुतासर नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये वो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, और हमजा उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक ने कोरोना से शदीद मुतासर होने के बावजूद जो डेथ रेट था, हलाकतें हैं, उन पर काबू पा लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हलाकतों की तादाद में इजाफा ही देखने में आ रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने कहा कि मुश्किल से 25% अफराद ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकें। और माहिरीन सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना की जो नई इक़साम आ रही हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अच्छा, अब देखें ना कि हम देख रहे हैं म्यूटेशंस आती जा म्यूटेट होता जा रहा है, उसके बाद नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर जो हैं हमने अपनाना छोड़ दी हैं क्योंकि हम थक गए हैं, और थकने की वजह से हम कह रहे हैं कि यार अब बस ऐसे ही है, एक दफ़ा तो शायद सारों को ही हो गया है, तो अब कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम बस सब ऐसे ही हैं, अल्लाह के भरोसे अब जी रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल ही होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से मत करें कि बिल्कुल एहतियात ही छोड़ दें। आपको चाहे कुछ ना हो, आपकी वजह से दूसरे शख्स की ज़िंदगी चली जाए, ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि जो मजमूई हमारी अभी तक की जो तैयारी रही है और जो अभी तक के हमारे इक़दामात रहे हैं,
वो ऐसे हैं कि उन पर इजहार इत्मीनान किया जा सकता है, वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब कुछ तनकीद ये हो रही है कि ठीक है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है लेकिन डेथ रेट हमारा नीचे नहीं आ रहा है, और जितने लोगों को हमने वैक्सीनेट करना था, जिन्होंने खुद से होके आना था या थोड़ा सा डर के उन्होंने आ जाना था, वो लोग खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। अब बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज से निपटने के लिए कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये जो एक्सपेक्टेड यही है कि हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत देर कर दी, और अगर हमने मज़ीद देर कर दी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में, यानी इस वैक्सीन को रुखसत करने में मुल्क से और फिर पूरी दुनिया से अल्टीमेटली, तो हमें ये बहुत एक्सेलरेट करना होगा प्रोग्राम। अदरवाइज़ ये विंडो जो अपॉर्चुनिटी की अल्लाह ताला ने एक टाइम की दी हुई है हमें, ये गुजर जाएगी और वायरस इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि आपकी वैक्सीन कारआमद नहीं रहेंगी। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना, और जो ममालिक में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई वहाँ केसेस हुए, ये नहीं कि नहीं हुए, आउटब्रेक्स हो रही हैं इजराइल में भी, यूके में भी, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी यंगर में हुई थोड़ी, क्योंकि यंग को उन्होंने बाद में वैक्सीनेट किया, अडल्ट को पहले कर दिया, एल्डरली को। अब उन्होंने क्योंकि सबको कर दिया है तो इसलिए उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम है निस्बतन हमारे से। दूसरा ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि जो ये वायरस है ये कुछ 8 से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाइल्ड वायरस जो वुहान से शुरू हुई थी 2019 में। हमने 10 से 12 गुना एहतियाती तदाबीर कम कर दी। हम पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो गए, तो पेंडेमिक फटीग में अब मेरा ख्याल है हम इस मूड में है, कौम भी और शायद किसी अदारे भी, कि हम अब ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम अपनी जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली ये फिनोमिनन हो रहा है कि आप मास्क पहनने की शरह भी दफ्तर में, हॉस्पिटल्स में बहुत कम हो गई, और आप देखें कि अब कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती, चाहे आप नेशनल असेंबली देख लें, चाहे सेनेट देख लें। जब हमारे रोल मॉडल्स नहीं करेंगे तो एक जाहिल अनपढ़ इंसान क्यों करेगा? जब हमारे पॉलिटिशियन जलसे जुलूस और गले मिल रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब उनकी कुछ बिल पास हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने प्रैक्टिस ये छोड़ दी है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से हम वेरिएंट्स की बात करें, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद मूव वेरिएंट आया जो आया है, ये म्यू वेरिएंट, वो कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक है और इन चीज़ों को कंट्रोल एक ही चीज़ कर सकती है, वो वैक्सीन है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो रफ्तार बहुत कम है। अगर पाकिस्तान में हमने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना है तो आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको करने की अब सख्त ज़रूरत है? देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वायरस है, ये 2 वायरसेस मिलके एक वायरस बनी चमगादड़ में, हॉर्सशू बैट में, वुहान में, दिसंबर 2019 को। इसलिए बहुत बड़े साइज की वायरस है क्योंकि 2 मिली हुई हैं। तो इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशन हैं कि ये कितनी की म्यूटेट कर सकती है, वो 39,000 है। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त जो वायरस आई डेल्टा वेरिएंट, जिसमें 1 दर्जन के करीब वेरिएशंस और म्यूटेशंस थी, और अब C123, मैं ये बता दूं कि इनमें वायरस की दो तब्दीलियां आती हैं। एक तो एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत वो कई गुना बढ़ा लेती है, और जो इमैच्योर एस रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे लगना है बच्चों के, उनको भी लगने की अहलियत इसने बढ़ा ली। और तीसरा, इसकी वेरुलेंस बहुत बढ़ गई। जब ये आपकी बॉडी में जाती है तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इस पे हमने खुद स्टडी की कि एक वायरस का पार्टिकल 1 अरब वायरस के पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है 72 घंटे में एक इंसान के जिस्म में। तो इसकी वजह से म्यूटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तेजी से जब डिवाइड करेगी तो म्यूटेट ज्यादा करेगी। और दूसरा, मैं आपको एक और वार्न कर दूं, कल आप नेचर का एक आर्टिकल पढ़ें, जरूर पढ़िएगा, जिसमें प्रेडिक्शन साइंसदानों की इंक्लूडिंग आर सेल्फ, उसमें हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, वो ये है, और नेचर बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल है, कि तकरीबन 4 लाख कोरोना वायरसेस स्विच हो सकती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इन 1 ईयर इन द फ्यूचर। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे। जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी जो रफ्तार है उसकी बात कर लीजिए। आज भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन लोग जो हैं वो जाके खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। जो लोग अब खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, उनके लिए एक जामे हिकमत अमली जो है
वो तरतीब देनी होगी कि उनको अब फोर्स किया जाए कि आपने लाजमी तौर पर जाना। बिल्कुल हमजा, जिस तरह से हमने देखा कि मॉल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं क्योंकि हर कोई मॉल चाहता है, हर किसी ने शॉपिंग करनी है। अब जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा और तुमकी मजबूरी है, उन्हें जाना भी है, रुक भी नहीं सकती है आवाम, तो फिर वो जो है वो वैक्सीन अपने आप को लगवा के ही जाएंगे। इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए हर जगह पर ही, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें। ऐसे ही हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बरसों से अच्छी खबर के लिए तरस रहे थे कराची वाले, तो उनकी भी सुनी गई है। मुल्क के सबसे बड़े शहर के ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए जो 44 बसों की पहली खेप है, आज चीन से कराची पहुंच रही है। बिल्कुल, और पहले फेज़ में कराची में ग्रीन लाइन बसेस सुरजाने से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। ग्रीन लाइन बसेस में ख़वातीन और मासूर अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें भी होंगी। और ज़रा ये बताते हैं कि जो बसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगी। हाँ, और 200 से 250 अफराद जो हैं वो बैठने की गुंजाइश इसमें होगी। ठीक है, बड़े मसाइल हैं, मज़ीद ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसको हम यही कह सकते हैं कि जी के बारिश का पहला कतरा है, और उसके बाद शायद कराची वालों की सुनी जाएगी और जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के साथ तो रोड स्ट्रक्चर जो है उसका बड़ा ज़्यादा ताल्लुक होता है, और वो हम देखें तो वो भी बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं कराची के। रोड स्ट्रक्चर की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें ज़रूरत के मुकाबले में बेहद कम है, और खस्ता हाल बसेस के साथ साथ टूटी फूटी जिस तरह की हमने सड़कों की बात की, उसकी वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बुरा हाल हुआ पड़ा कराची। अच्छा, सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और दीगर मंसूबे बरसों से हम देख रहे हैं कि सुस्तरवी का शिकार है। मौशी माहिरीन की बात करें तो वो कहते हैं कि कराची की मईशत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो टूटी फूटी सड़कें हैं और फरसुदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अफसोस की बात यह है कि शहरियों के लिए मुसलसल दर्द सर रहने वाले इस मसले पर भी वफाक और सिंध हुकूमत रस्साकशी में मसरूफ़ हैं। अब हम फिर वही बात कर रहे हैं कि चलें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कुछ जब चीज़ आ रही होती है, अब इस तरह नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना इकरा, तो आप ये कहें कि जी नहीं मेरे लिए तो ये आपने 3 निवाले लेकर आए हैं तो मैं तो ये भी नहीं खाऊंगा। तो आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो आपको जो मिल रहा होता है वही गनीमत होता है। चलें हम उम्मीद ये करेंगे कि मज़ीद तादाद बढ़ती चली जाएगी, मज़ीद मंसूबे जो हैं वो आएंगे और कम अज़ कम ट्रांसपोर्ट का मसला तो कराची वालों का हल होगा। बात कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन सिंध असम्बली में हलीमा दिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कराची वालों के लिए आप क्या समझते हैं कि कैसी खबर है ये कि अब कम अज़ कम ट्रांसपोर्ट का कुछ हद तक तो मसला हल होने जा रहा है, जो वादा था चलें अब वफा होने जा रहा है? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं कहूँगा कि शुक्रिया कप्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान के जो एक ज़माने में SRTC और KTC हुआ करती थी, उसके बाद हमने कोई बस नहीं देखी, और ख़ास तौर पे इन 13 सालों में तो हजारों बसों का वादा करने के बावजूद एक बस हमें नहीं मिली थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंशाअल्लाह ग्रीन लाइन की बसेस आज रात इसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगी, और अभी तक सूरत हाल ये है कि 20.5 किलोमीटर कॉरिडोर जो है नुमाइश तक कंप्लीट हो चुका है। 22 स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कंप्लीट हो चुका है तमाम लाइन्स का। नुमाइश से अंडरपास कंप्लीशन जो 30 सितंबर तक अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा। ITS सिस्टम जो है वो NRTC कंप्लीशन से ये उसमें है, ये 3rd वीक अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट फाइनल हो चुकी है। बस ऑपरेटर जो है वो डाइवो के हवाले कर दिया, ऑपरेशन जो है डाइवो के हवाले कर दिया गया है। बसेस जो है पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह 40 बसेस अंडर 20 के ग्रोथ के अंदर आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत पुराना एक हमारी कराची वालों की ख्वाहिश थी, डिमांड थी, जरूरत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब पूरी करने जा रहे हैं और हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हलीमा दिल शेख साहब, कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस को ही लेके अगर कराची की दीगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन देखिए तो वो कैसी है? सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कैसी कोऑर्डिनेशन, कहाँ की कोऑर्डिनेशन, नथिंग। वो तो आज भी कल कह देंगे कि क्या पता, वो कहते हैं कि नहीं ये बसों का रंग ग्रीन क्यों, ये तो पाकिस्तान से हमला हो गया, ये बसों के अंदर
हमारा पीपल पार्टी का झंडा क्यों नहीं है, तो सिंध पे हमला हो गया है। इसके अंदर टेप के अंदर जो है वो जिंदा है, भुट्टो जिंदा क्यों नहीं चल रहा है, तो सिंध पे हमला हो गया है। बसें क्यों दे दी है, तो हमारे बस हमारे सकाफत पे हमला हो गया है। तो सिंध हुकूमत की तो कोई कल सीधी नहीं है। अगर ये बसें इनके थ्रू आती, इसमें बहुत बड़ा कमीशन इनको मिलता, इनका पेट की आग बुझती, तो फिर ये कहते बड़ा अच्छा हो गया। मैं नहीं समझता, देयर इज नो प्रॉपर टेक्निकली हमारी कोऑर्डिनेशन है के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और उन्होंने आप देखिए खुद तो अपनी ऑरेंज लाइन बसेज भी हमें हमारे थ्रू मंगवाई है। तो 5 की SIDCL के जरिए उन्होंने ऑरेंज लाइन बसेज मंगवाई है, और जो इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो टोटल तमाम लाइन्स का, वो पता नहीं लाइन्स कब बनती है नहीं बनती, लगता है इंशाल्लाह वो भी हम ही आगे बनाएंगे गवर्नमेंट में, इन्होंने नहीं बनानी, वो भी हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो तमाम लाइन्स का संभाल लिया है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी हम ही होंगे तो वो भी ले आएंगे इंशाल्लाह प्रोविंशियल बस सिस्टम भी। ठीक है अलीम आदिल शेख साहब, कल फेमुज़ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। उनसे जब ग्रीन लाइन बसों के हवाले से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि ये जो जिस कंपनी से हमने बसें ली हैं ना, वो कंपनी कोई अच्छी नहीं है और बड़ी कोई नाकारा किस्म की ये बसें होंगी। और दूसरा वो BRT के साथ इसका मवाजना कर रहे थे, कह रहे थे कि BRT में जिस तरह से हमने देखा कि बारहा आग के वाक़यात लगते रहे, तो खुदा न खास्ता ऐसे भी कुछ वाक़यात हो सकते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस तरह का एतराज़ किया गया था सर। तो क्वालिटी पे हम आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि ये जो एतराज़ात हैं इनमें कोई सदाकत है या बस ऐसी एतराज़ात किए हैं? माजरत के साथ एक थोड़ा सा मैं आम फहम जुमला कहूँगा कराची वालों को समझाने के लिए। ये कुछ चले हुए कारतूस फहमुल जमा जैसे जिन्होंने अपने दौर में KMC के एडमिनिस्ट्रेटर लगे तो इन्होंने सारे जो पिछले तोड़ फोड़ हुई थी फहमुल जमा साहब की मेहरबानियां थी। BRT अगर चली, जब कोई चीज चलती है तो प्रॉब्लम आए वो हल हो गए, कोई इश्यूज थे उसके अंदर टेक्निकल, तो इनका फार्मूला इनके जो ये पीपल्स पार्टी से रिलेटेड रहे हैं, ही इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ, इस खौफ से आपने बस ही नहीं चलाई पूरे 13 साल के अंदर कि कोई आग ना लग जाए, ठीक ना हो जाए। ठीक है, जब कोई काम होता है तो उसमें अच्छा भी होता है, कुछ गलतियां भी लेकर आती हैं। BRT ठीक हो गई है, जब बसेज अगर ऊपर नीचे हो जाए, ये कहाँ सी साइंस है, कंपनी अच्छी है बुरी, आने तो दीजिए। इन्होंने इस खौफ से इनकी पार्टी ने तो काम ही नहीं किया, बस ही नहीं दी कि बस को कहीं खराब हो जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने इंश्योर किया है ना कि क्वालिटी ठीक होगी, ये सारी चीजें चेक की गई हैं, इस पे आप लोग मुतमईन है, वफाकी हुकूमत कम से कम मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम इसको ड्यू प्रोसेस पे इनको गुजारा गया है। क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतरीन होगी, और मशीनरी होती है, कोई छोटी मोटी बात हो भी सकती है, लेकिन इसको ओवरकम करेंगे, ठीक करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो प्रोसेस होते हैं उनसे हमने इसको गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी ठीक होगी। और कराची वालों को तोहफा है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। इसके बाद KCR का भी संग बुनियाद हम रखने जा रहे हैं, इसी सितंबर में रखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। वो जो ट्रेल हमारे लिए ख्वाब हुआ था, वो बना रही थी पीपल्स पार्टी वालों ने, इंशाल्लाह वो ट्रेन सिस्टम भी स्टार्ट होने जा रहा है। बसेस आ चुकी हैं, आ रही हैं, अक्टूबर में चल जाएंगी। उसके बाद फ्रेट टर्मिनल, उसका भी 2 महीने बाद उसका इफ्ताह हो जाएगा। उसके बाद K4 इंशाल्लाह 14 अगस्त 2023 को इफ्ताह हो जाएगा। 2-4 महीने में उसका भी इन्होंने 13 अरब और 13 साल बर्बाद कर दिए, एक बूंद पानी का नहीं दिया। 13 अरब और 13 साल K4 के लिए बर्बाद किए, लेकिन लेट्स स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कल ग्रीन लाइन बसेज जो है कराची पहुंच रही है, कॉरिडोर कंप्लीटेड है। फिर भी छोटी मोटी चीजें आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम उम्मीद करें कि जो कराची के जो अंदर शहरियों को ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे वो अब उसके लिए अब बारिश का एक कतरा ही हम कह लें कि साबित होगा। लेकिन ये जो बसेज हैं ये स्टार्ट हो गई हैं। अब हम अगर मजीद देखें तो मजीद भी इस तरह के मनसूबे कराची के शहरियों के लिए आएंगे, क्योंकि इतनी जो अभी, क्योंकि कराची की अगर आबादी देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, तो अभी जितनी तादाद में आ रही हैं ये तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। तो हम मजीद मनसूबे देख रहे हैं किस तरह के आएंगे आगे भी। जी देखिए, इन्होंने ग्रीन लाइन हमारे जिम्मे थी, KCR बाकी रेड लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, बहुत सारी मैंने आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे दी हुई थी। अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इनमें तो ये तो नाअहल लोग हैं, इनको तो एक डेस्क में इनको मैंने काफ कर दिया है। तो 6,000 की डेस्क 29,000 में उन्होंने लिए, इन्होंने बस ली, तो उसमें तो जब डेस्क में 3 अरब का चंद डेस्कों में तो 3 अरब का खर्चा लगा सकते हैं। तो इसके साथ क्या करें, इंशाल्लाह हम फर्दर लाइन्स भी आएंगी। इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है, हमारी वादा है, कराची वालों को हमने इंशाल्लाह उनके तमाम मसाइल को दूर करना है। इंशाल्लाह दीगर लाइन्स भी गवर्नमेंट करने बड़ी मेहरबानी ली तो हम खुद आगे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे और हम ग्रीन लाइन बस मंसूबे के हवाले से बातचीत कर रहे थे। चलें
कुछ ही सही लेकिन आ तो रही हैं बसें, और हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट्स ना हो, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसों से ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं और आवाम के लिए ये मंसूबे होते हैं, तो हमें यही उम्मीद भी रखनी चाहिए और ऐसी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। जिस तरह के कुछ अभी एतराज़ात पहले ही किए जा रहे हैं तो इनमें कोई सदाकत ना हो, हम तो यही कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म का मंसूबा चल रहा हो। हम अब आगे बढ़ेंगे। हमजा, ट्रैफिक पुलिस कराची ने अदालती हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स, वालिदैन और गाड़ी मालिकान के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई है और इस दौरान सिर्फ 14 रोज़ के दौरान 16,000 से ज़ायद चालान किए गए हैं, जिनके जुर्माने 1,10,37,500 रुपए बनते हैं। हाँ जी, और खुसूसी मुहिम के दौरान कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके 11,000 से ज़ायद चालान किए गए हैं। मजमूई तौर पर 55,75,500 रुपए उन पर जुर्माना आयद किया गया और खिलाफ वर्जी पर 10,754 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। आप ये देखें कि जी इतने चालान किए गए, हम आपके साथ नंबर शेयर कर रहे हैं, इतना जुर्माना हुआ, ये सब तो चले एक तरफ रह गया, जिंदगियां कितनी अहम है। आप कैसे कम उम्र ड्राइवर्स को अपने बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, बाइक्स दे देते हैं, वो सड़कों पर लेकर चल निकलते हैं और फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर बंदा किससे बात करे। उस वक्त जो है पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चे की तो शायद गलती नहीं थी या जो भी मामला था, बच्चे वन व्हीलिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। ऐसे ही हम जब निकलते हैं बाहर तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाइक्स चला रहे हैं। और हमजा, मैंने अक्सर देखा है कि इतने छोटे बच्चे होते हैं कि देखिए भी डर लग रहा होता है, उनके पाँव जमीन पर लग नहीं रहे होते, लेकिन वो बाइक के ऊपर बैठे होते हैं और 2-2, 3-3 बैठे होते हैं। हाँ, छोटे बहन भाई साथ बैठाए होते हैं, सब मतलब छोटे छोटे बैठे होते हैं और वो मतलब चला रहे हैं। पेरेंट्स का ये सबसे पहले बनता है कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें घर से निकलना ही ना दें। इतने छोटे बच्चों का क्या काम है बाइक चलाना, जिनको कवानीन का नहीं पता, ट्रैफिक के रूल्स का नहीं पता है, आप गाड़ियां उनको पकड़ा देते हैं। अच्छा, ऐसा कभी मैं अगर सड़क पे देखूं जाता हुआ कि कुछ छोटा बच्चा है वो गाड़ी चला रहा है या खास तौर पर अगर वो बाइक चला रहा है, मैं तो अपनी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ कि भाई आप गुजर जाओ इसी तरह से, तो मैं जरा पीछे रह जाता हूँ क्योंकि इतना खौफ आ रहा होता है, उन बच्चों का बैलेंस ही नहीं होता, खासतौर पे बाइक वालों का। अच्छा, वो बाइक यूं लड़खड़ा भी रही होती है लेकिन वो चला रहे हैं भाई, और फिर उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है क्योंकि वो घबराए भी होते हैं उस तरह से, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उस पर नजर नहीं रख रहे होते। ये चालान नहीं होने चाहिए कि आपके बच्चे घर से बाहर ही ना निकले, आप उनको क्यों चाबियां दे देते हैं, क्यों कहते हैं कि जरा जाओ ये बाजार से ये चीज ले आओ, थोड़ी सी खुद मेहनत कर लें, थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी इसमें, लेकिन आप बड़ी तकलीफ से बच सकते हैं। और ये बच्चे दूसरों के लिए भी जो है खतरा बन रहे होते हैं। हाँ जी, आप देख लेना एक बंदा सही जा रहा है और बच्चा उसके अंदर आके अगर खराब तरीके से आ रहा है, उसने उसके अंदर अपनी बाइक या गाड़ी मार दी है, तो उस तरह की खुदा नवास्ता एक्सीडेंट होने से किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन एक जो बंदा सही जा रहा है उसको भी आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इसमें है, पेरेंट्स बच्चों को निकल नहीं ना दें घरों से। हमें शौक होता है कि बच्चा चले, सबको अच्छा लग रहा होता है कि बच्चा ये बड़ा हो रहा है, अच्छा लग रहा होता है कि ये इस काबिल हो गया, ये उस काबिल भी हो गया, लेकिन गाड़ी चलाने या बाइक चलाने के लिए काबिलियत की हद स्टेट ने डिफाइन की हुई है और आपको लाइसेंस मिलता है उस उम्र के बाद, तो वो जो स्टेट ने डिफाइन किया ये उसी को ही रहने दें, तभी आपका बच्चा उतना बड़ा हो जाएगा और जब 18 साल का हो जाएगा उसको आप जो है ये चीज़ें कोई चीज़ें जो है ना वो उम्र के कहते हैं ना, उम्र के मुताबिक ये चीज़ अच्छी लगती है, तो ये चीज़ें भी जो है ना वो उम्र के मुताबिक ही अच्छी लगती है, जो कि बरवक्त आप फैसला करने की आप में सलाहियत नहीं होती है कि अच्छा अचानक कोई आपको ब्रेक मारनी पड़ जाती है तो आपकी वो सलाहियत नहीं है, तो उससे भी आप एक बेहतर फैसला नहीं कर सकते और आप बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और ज़िंदगी से बड़ा नुकसान क्या हो सकते हैं? पैसों के चालान हो गए, अच्छा जी जुर्माने हो गए, ये तो चले पैसों से रिलेटेड है, लेकिन जो ज़िंदगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बच्चों के हवाले से बात हो रही है तो तालीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के स्कूलों में तालीमी साल के दौरानिये में अब इजाफा कर दिया। बिल्कुल, वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि स्कूल्स के तालीमी साल 2021-22 के दौरानिये को बढ़ा दिया गया और अब तालीमी साल का जो दौरानिया है वो जून 2022 तक होगा और स्कूलों के सालाना इम्तिहानात जून में होंगे। तालीमी साल के दौरानिये में इजाफा कोरोना के बायस स्कूलों की मुसलसल बंदिश की वजह से किया गया और मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए अब मुकम्मल निसाब भी पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे हमजा, और तालीमी सेशन में तोसी कोविड के बाद स्कूल्स की बंदिश की वजह से की गई है, हम सभी जानते हैं। और तालीमी सेशन के जो दौरानिया मुकर्रर होने से असातिज़ा को निसाब पढ़ाने में मदद मिलेगी। पंजाब चेयरमैन्स बोर्ड कमेटी ने तालीमी दौरानिया मुकर्रर करने के लिए महकमा तालीम को मुरासला भी लिखा था। हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है और इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ तो मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के बाद छुट्टियों के पेश नज़र जो है अब तालीमी सेशन को जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं, ठीक फैसला?
के अंदर पिछले साल भी यही कहा गया था कि कोविड की वजह से सेशन जो है इसको आगे किया जा रहा है और उसको जून में किया गया और फिर अमलन जो क्लासेस हुई अगस्त में इन्होंने कहा स्टार्ट होंगी, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से ताहाल जो है अभी आपके सामने है। और अभी हमने ये भी देखा है कि माजी के हवाले से और इस दफ़ा भी जो न माजी में वो फैसला दुरुस्त था और ना ये फैसला दुरुस्त है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये कोविड की वजह से नहीं ऐसा किया गया, बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आगे नेक्स्ट ईयर इन्होंने 6, 7, 8 की जो है बुक्स उनको लाने की बात की है, जो यकीनन उनका होमवर्क नहीं है और उनकी इस वक्त जो उनकी कैपेसिटी का इशू है। तो यकीनन ये वजारत तालीम की जो है नाहली है, हमारे वज़रा तालीम की नाहली है। यही वजह है कि जो सेशन है उसको जून में किया गया है और यकीनन इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही जो है जो पहले ही बहुत बड़ा लड़खड़ाया हुआ है उसके ऊपर मज़ीद जो है तबाकुन असर। बिल्कुल काशिफ मिर्ज़ा साहब, इस मसाइल पे भी क्योंकि बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखेंगे जब सेशन को आगे तक ले जाया जाएगा, जून तक ले जाया जाएगा, तब तो उस टाइम हम देखते हैं कि गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इम्तिहानात के अंदर भी मसाइल नहीं पैदा होंगे इससे? यकीनन पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडो पाकिस्तान में जो सेशन जब ये डेवलप किया गया था तो यहाँ के मुकामी नीड के मुताबिक किया गया था, मौसम को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। और इस वक्त भी पाकिस्तान में चूंकि 2 मुख्तलिफ किस्म के जो है मौसम वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर हैं। एक तो विंटर एरिया है हमारा बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है, AJK है, फिर पंजाब के अंदर मरी का एरिया है, KPK के अंदर एरिया है। तो इन हवालों से ये फिर डिसाइड किया गया था कि 2 जो सेशन मुख्तलिफ चलते हैं इस वक्त भी, एक है आपका समर और एक है विंटर। जो समर के एरियाज़ हैं उनमें बहुत सोच समझ के साल के बाद ये जो अप्रैल टू मार्च का सेशन किया गया था मौसम के मुख्तलिफ एरियाज़ में गर्मी और शिद्दत इन चीज़ों को देखते हुए। पाकिस्तान के अंदर माजी में भी ऐसे मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए जो नाकाम हुए। सेशन जनवरी में भी किया गया, सेशन सितंबर में भी किया गया। तो यकीनन इसके जो हैं वो ये सारी चीज़ें टेस्टेड हैं। लिहाजा एक बात तो बड़े क्लियर है कि नाकाम तजर्बात से हमें सीखना चाहिए, हमें मज़ीद ऐसे तजर्बात नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क व कौम का और हमारे बच्चों का कीमती वक्त बर्बाद हो। और एक बात, क्योंकि जो मार्च है ये एग्ज़ाम के लिए आइडियल सिचुएशन है। मुल्क के अंदर गर्मी की शिद्दत भी होती है बात जून के अंदर, जबकि मार्च बहुत एक ऐसा मौसम है जिसमें बच्चे भी यकसवी के साथ पढ़ सकते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है, तो बिजली के इशू की वजह से भी हम देखते हैं कि अगर जून में वो होगा एग्ज़ाम, बच्चे यकसुई से पढ़ नहीं सकेंगे, लोड शेडिंग की वजह से, गर्मी की हिद्दत की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी बदनसीबी से हमारे मुल्क के अंदर जो एग्जामिनेशन है ये तो बच्चों का एक रट्टा जो है, जो उनकी यादाश्त को जांचने का है, उनकी इल्म को जांचने का निज़ाम तो है ही नहीं। तो बदनसीबी से अगर हम इसको फिर जून में ले जाएंगे तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात होंगे। और हमने माजी में भी ये तजर्बा नाकाम होते देखा है। मज़ीद किसी किस्म के ऐसे एडवेंचर। ठीक है काशिफ मिर्ज़ा साहब, एक ये आ रहा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की जानिब से ही कि जी कुछ निजी स्कूल हैं, बड़े निजी स्कूल उनको कह लिया जाए, वो तो इसी सेशन का जो है कि जून में इख्तिताम हो रहा होता है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए शायद गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला भी किया गया। आप समझते हैं ये ऐसा ही है? और फिर अगर ऐसा ही है तो सारों का निज़ाम एक कर दिया जाए? बिल्कुल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इसके हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने माजी में भी ऐसे एडवेंचर और नाकाम तजर्बा देखे हैं। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम है, लगभग 98 to 99% वो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बेस करता है, जो अप्रैल टू मार्च चलता है। ये जो जून का जो एग्जामिनेशन है और फिर अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होता है, ये अमूमन कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के तहत चलने वाले तालीमी अदारों में होता है। बमुश्किल शायद वो 1-1.5% हमारी पूरी कम्युनिटी का है, और 1-1.5% कम्युनिटी भी जो है वो मजबूर इसलिए क्योंकि उनका एग्जामिनेशन सिस्टम कैम्ब्रिज के मुताबिक है, वहाँ एग्जाम इस सेशन के मुताबिक होते हैं। उनकी अपनी नीड है, उनका अपना एनवायरनमेंट है, उनका अपना वेदर है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के अगर आप देखते हैं लगभग 5 करोड़ बच्चे जो हैं तालीमी इदारों में स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो इन 5 करोड़ बच्चों के ऊपर जो है वो उसके बहुत मनफी असरात होंगे। हमें अपनी नीड के मुताबिक असेसमेंट करनी चाहिए और उस नीड असेसमेंट के ऊपर जो है फैसले किए जाने चाहिए। एक तो बहुत क्लियर है कि हमारा टेस्टेड चीज़ जो है वो अप्रैल टू मार्च का सेशन है। इसे किसी भी सूरत में अगर आगे लेके जाएंगे तो ना तो इसको पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इसको जो है वो
स्कूल एक्सेप्ट करेंगे। और जो सेशन इस साल भी अगर आप देखते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपने सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से उसको एक्सटेंड तो कर दिया बुक्स की अदम दस्तयाबी की वजह से, लेकिन बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो जो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब की हद तक तो बात नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में तो पूरा पाकिस्तान है, तो अगर बाकी सूबे जो हैं, सिंध अलग कर रहा है, बलूचिस्तान अलग कर रहा है, केपी में कुछ और चल रहा है, तो फिर ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। तो इसको मुल्क की ज़रूरतों के मुताबिक जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा काशिफ मिर्ज़ा साहब, हम देखिए जो फैसला पंजाब के स्कूल्स के लिए किया गया, आप नहीं समझते कि इस तरह के जो सेशन के दौरानिए का फैसला है, ख़ास तौर पर कौमी सतह पर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है? यकीनन ये आपकी इस क्वेश्चन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी ये रही है कि हमने एजुकेशन को कभी भी सीरियस नहीं लिया, और ये हुकूमती सतह पे कभी चूंकि उनकी तरजीह नहीं रही, इसलिए जब वो फैसले करते हैं तो वो बंद कमरों में बैठ के खुद से कर लेते हैं। और यही पाकिस्तान की बदनसीबी रही है कि जब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, उनकी राय नहीं लेंगे, और फिर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ट्रू स्पिरिट के साथ नहीं होता। नतीजा ये होता है कि आपको अपने फैसलों को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है। तो नेशनल लेवल के ऊपर ऐसे, और ख़ास तौर पर ऐसे फैसले जब आप तालीम के हवाले से कर रहे हैं, हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, तो जो हमारे आइन के अंदर 18 अमेंडमेंट की गई है, उसकी वजह से जहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, तो वहाँ एजुकेशन और हेल्थ सूबों के पास किया। अब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें नेशनल लेवल के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, और उसी के ऊपर जो है फैसले किए जाने चाहिए और इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ये बदनसीबी है, लिहाजा फौरी तौर पे 18 अमेंडमेंट के अंदर खास तौर पे एजुकेशन को रिव्यू किया जाना चाहिए, और ये हमेशा फेडरल लेवल के ऊपर सब्जेक्ट मैटर रहे, ताकि जब भी आप कोई ऐसे फैसले करें तो उसके अंदर कौमियत दिखाई दे, और नेशनल लेवल के ऊपर उसमें आपको एक जो है यकसानियत दिखाई दे। तो ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इसमें नेशनल लेवल के ऊपर ऐसे फैसले होने चाहिए। बहुत ज़रूरत है कि हम अपने इन फैसलों में स्टेक होल्डर को शामिल करें, हम अपने इन फैसलों में ऐसे इक़दाम करें कि जिसमें हम अपने बच्चों के तालीम का नुकसान मजीद ना करें, बल्कि ऑलरेडी हमारे जो 2.5 करोड़ बच्चा है, ऐसे फैसले किए जाएँ कि उनको भी हम तालीम। सही है काजी मिर्ज़ा, शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा, प्रॉब्लम यह है, और इस प्रॉब्लम को अब कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि उस दिन भी जब बात हो रही थी हमारे साथ एक और एजुकेशनिस्ट मौजूद थे, वो एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, वो भी बड़ा अहम है इकरा, कि हम ये देखते थे कि मार्च में हो जाता था, अप्रैल में स्कूल लगते थे, बच्चों के पहले जो हैं मिड टर्म एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो ले लिए जाते थे थोड़े से कोर्स के, फिर बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए होमवर्क दे दिया जाता था, और जैसे ही बच्चे वापस आते थे 15-20 दिनों के बाद दोबारा से उनके एग्ज़ाम लिए जाते थे। अब गर्मियों की छुट्टियां इसमें ज़ाया हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, अब ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन अब ये कोई भी फैसला अगर लें तो वो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फैसले करने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सूबाई सतह पर नहीं, मेरा पूरे कंट्री में एक जैसी फैसले खैर ये सूबाई टॉपिक बन चुका है, इसलिए हर सूबा खुद मुख्तार है ये फैसले करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर एक तरह का हो तो ज़रा बेहतर हो जाता है कि कम अज़ कम सेशन के हवाले से फैसले तो सेम होनी चाहिए। लेकिन ये सूबाई क्योंकि टॉपिक है, तो हर सूबा ये अपनी मर्जी से कर सकता है फैसला, और वही फैसला किया जा रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसवेरे पाकिस्तान। और हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी, उन पर शुक्र भी करते हैं, और उन्हीं नेमतों में से आंखें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं, और आज हम उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे जिनके ज़रिए इंसान दुनिया की रंगीनियों को देखने पर कादिर होता है। हमारी आंखें कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन अक्सर लोग इसकी सेहत की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं, जिसके बायस जो आंखों के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हैं। और मौजूदा दौर में अगर हम देखें, आंखों से रिलेटेड चीज़ लेंस लगाने का जो इस्तेमाल है, या जो लेंस का इस्तेमाल है वो तो बढ़ गया है, और साथ ही फैशन जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और ज़रा सी किसी की नज़र ख़राब होती है, वो तो लेंस की तरफ चले ही जाते हैं। जिनकी नज़र ख़राब नहीं होती है वो भी जो है आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए परवाह ही नहीं करते और लेंस लगाना शुरू कर देते हैं, और ये भी नहीं देखते मयारी हैं या नहीं, बल्कि देखते हैं सस्ते कौन से हैं। हाँ जी, सस्ते देख के जब होता है तो फिर हमें गैर मयारी भी मिल रहे हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेंस तो एक जैसे ही होते हैं। आंखें तो खूबसूरत लग रही हैं ना हमारी, इस तरह से हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो लोग ऐनक से बचने के लिए फ़ैशन के तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये कि वो ये नहीं जानते होते हैं कि लेंस की वजह से उनकी आंख में जरासीम दाखिल होकर खतरनाक इन्फेक्शन भी कर सकते हैं।
हम अगर बात करें माहिर अमराज़ चश्म की, तो वो कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आँख में लगाने से कबल उन पर बैक्टीरिया लग चुके होते हैं और आँख में जाते ही वो जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना काम दिखाना पे शुरू कर देते हैं। अब क्या है, मतलब कि कितनी देर के लिए अगर आप लेंस लगा रहे हैं तो आपको लेंस लगाने चाहिए, क्वालिटी उनकी कैसी होनी चाहिए, कितने अरसे बाद आपको लेंस को तब्दील कर लेना चाहिए, लेंस लगा लेने से कोई ख़ास मसला तो नहीं होता, अगर हम कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर लें, ये सारी बातें हैं जो हमने जाननी है। हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें लेंस से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड हैं। लेंस लगाना, पहले तो ये बता दें, क्या आँखों में लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आँखों में कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए, या तो जो इनका नंबर बहुत हाई है, या जो ग्लासेस से मतलब काफ़ी फेड अप हो चुके होते हैं, दे डोंट वांट टू कीप द ग्लासेस ऑन, या जो मास्क लगाते हैं तो ग्लासेस फोग हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हाउएवर उसमें हमें देखना ये चाहिए कि हम उसको लगाते किस तरह हैं, उसकी केयर जो है वो पैरामाउंट है इसमें। हमेशा लगाने से पहले हाथ धोएं और उसको अच्छी तरह ड्राई करें टिश्यू से, क्योंकि अगर गीले हाथों से आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे या कोई वाटर कॉन्टैक्ट आता है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो आंखों में चले जाते हैं और आपके लेंस के साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। और फिर वक्तन फ़वक्तन आपको इरिटेशन कॉज करते हैं एंड देन दे लीड टू दी कॉर्नियल साइट डिजीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग सस्ते के चक्कर में गैर मयारी लेंस लगा लेते हैं, उनका कितना नुकसान उनकी आंखों पे होता है, आईसाइट पे कितना इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोग सस्ता लेंस देखने के चक्कर में जाते हैं और वो गैर मेयारी लेंसेज लगा लेते हैं। मेरी तरफ से और जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, हम सब इसको डिस्करेज करते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, हल्की क्वालिटी यूज़ करते हैं, आँखों में उसमें रेजिस्टेंस जो बैरियर होता है वो कम होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए और सिर्फ जो अच्छे ब्रांड हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उन्हीं ब्रांड्स के ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, लेंस कितनी देर बाद तब्दील कर लेने चाहिए? हमें जो डेंटिस्ट बताते हैं कि ब्रश इतनी देर बाद आपको तब्दील कर लेना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे सेहत के हवाले से होती हैं, उनका एक दौरानिया बता दिया जाता है। लेंस का हम ये करते हैं कि जब तक हमारे गुम नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं तब्दील करते हैं। तो कितने अरसे बाद हमें लेंस तब्दील कर लेना चाहिए आइडियली? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वर्ल्ड वाइड जब से ये पैंडमिक हिट हुआ है तो हम तो डिस्करेज करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूजिंग में, जिसमें हम ये कहते हैं कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कीजिए, वो सबसे आइडियल है। लेकिन अगर आप डेली डिस्पोजेबल नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप फिर मंथली ले लें, लेकिन मंथली से ज़्यादा नहीं चाहिए वो। और ड्यूरेशन ऑफ द डे अगर आप एक दिन में यूज़ कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 10 आवर्स इन अ डे। अगर आप 10 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपकी आंखों में ड्राइनेस होना या इन्फेक्शन या इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं कि लेंस लगा के सो भी जाते हैं, तो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और कभी भी किसी को भी लेंस लगा के सोना नहीं चाहिए। इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करना चाहिए, अनलेस कि आप कोई मंथली वेयर या आपको कहा गया है कि आप लेंस के साथ सो सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगा के सो जाते हैं तो हमारी आई जो है वो हाइपोक्सिक, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आँखों में स्टिक हो जाते हैं एंड देन दे कॉज द इन्फेक्शन, और फिर वो कॉर्नियल ओपेसिटी या सफ़ेदी जो कॉर्निया में आ जाती है उसकी तरफ जाते हैं और पेशेंट की नज़र काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाती है इस चीज़ से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये हो रही होती है कि हम देखते हैं कि लोग लेंस लगा रहे होते हैं, आंखों से पानी जो है वो निकल रहा होता है और फिर उनसे बात करोगे तो नहीं ऐसा ही होता है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये जो ऐसा होता है ये उनकी लेंस फिटिंग के हिसाब से होता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस उन्होंने लगाया है, हो सकता है उनकी आंख पे वो सही फिट ना हो, या आंख के अंदर कोई डस्ट या कोई ऐसे पार्टिकल हो जो इरिटेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली आपकी आई सरफेस को, और इसको डिस्करेज किया जाता है। अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है लेंस लगाने के बाद भी, तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप स्ट्रेट अवे वो कॉन्टैक्ट लेंस निकालें, या तो उसको थ्रो आउट कर दें अगर डेली डिस्पोजेबल हैं, और अगर मंथली है तो आप अपने ज़रूर जिनसे आपने कॉन्टैक्ट लेंस ख़रीदा है या जो आपके ऑप्टिशियन हैं उनको जाके ज़रूर रुजू करें, आँखों के डॉक्टरों को जाके दिखाइए, क्योंकि ये इस तरह पानी आना या इरिटेशन रहना ये बिल्कुल सही नहीं है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है आँखों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनको आंखों में लेंस नहीं लग रहा होता है, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल भी दूं और मेरे
मकसद मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखे, लेंस आंखों में नहीं लगता, यानी कि एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा होता। उसको एडजस्ट करने की मतलब हम कोशिश करते हैं कि ये लग ही जाए, ऐसा होता है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं सूट करता, वो लेंस नहीं लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि कुछ लोगों में लेंस फिट नहीं होता, उनकी आई ज़्यादा सेंसिटिव होती है या आई की शेप ज़रा डिफरेंट होती है। अच्छा। लेकिन आजकल जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लेंस की क्वालिटीज़ और लेंस के डिज़ाइन आ गए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को वो सूट कर जाते हैं। लेकिन अच्छा। अगर नहीं करते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज़रा सी भी अपनी आंखों में कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए फिर हम कहते हैं कि अगर उनकी लेज़र अगर हो जाए तो उनका लेज़र एक ऑप्शन अच्छा होता है। ठीक है, लेज़र की जानिब भी हमने आना है डॉक्टर साहब, वो भी आपसे मैं पूछता हूँ क्योंकि वो भी बड़ी अहम चीज़ है। खासतौर पे जिन लोगों को ऐनक लगी होती है वो चाह रहे होते हैं कि छुटकारा हासिल कर लें, वो कितना पायदार काम है ये आपसे जानेंगे। लेकिन अभी हमने डिफ्रेंशिएट करना है दो लोगों में। एक तो वो लोग हैं कि जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी आंखों की खूबसूरती के लिए लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जिनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है उनके लिए रिकमेंडेड हैं कि आप लेंस का इस्तेमाल करें या बचना ही चाहिए, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इस पे कंसेंसस है कि अगर आपकी आई साइट सही है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाइए, क्योंकि आप जब जब कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं आप अपनी आई को रिस्क पे डाल देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी और इन्फेक्शन से। तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है अपनी आई की कलर चेंज करने का और वो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाना प्रेफर करते हैं, तो अगर तो किसी पार्टी में जा रहे हैं तो 1-2 घंटे लगा लें, लेकिन उसको भी डिस्करेज किया जाता है। तो हम एज अ प्रोफेशनल ओपिनियन हम उसको मना करते हैं। आपकी आई का जो अपना नेचुरल कलर है, लेट इट बी, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सबका अपना अपना आंखों का कलर होता है, लेकिन कॉस्मेटिक लेंस लगाना ये वाकई खतरे की बात हो सकती है। हर वक्त नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आंखों की बात करें, आंखों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो ये है कि आंखों में जो है मोतिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, सफ़ेद मोतिया। हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटी एज के लोगों में भी ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि इतने ज़्यादा लोगों में अब मोतिया जो है वो बढ़ने लगे आंखों में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान में और एशिया में जो प्रेवलेंस है सबसे ज़्यादा जो आई डिजीज़ की, वो सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट है। और उसमें हमारे जो हम खाते हैं, जो हमारे डाइटरी इंटेक है या जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, यूवी लाइट्स हैं, जो हमारे एक्सट्रीम यूवी लाइट्स होती हैं, तो वो सब अपना रोल प्ले करती हैं। और हमारे यहाँ अमूमन बाहर के मुकाबले में बहुत जल्दी कैटरैक्ट लोगों को हो भी जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सर्जरी हम ऑफर करते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं लेज़र की जानिब कि लोग लेज़र करवा लें और ऐनक से छुटकारा हासिल हो जाता है, आपकी नज़र कमज़ोर है और आपको लेंस तब्दील भी नहीं करने पड़ रहे होते हैं। वो क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कितना सेफ़ है, कितने अरसे के लिए है, क्या ज़िंदगी में बार बार तो नहीं लेज़र करवाना पड़ रहा होता? देखिए, लेज़र जो होता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी हर किसी पेशेंट की लेज़र नहीं हो सकती है, हमें समझना होगा। उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है कि किस पेशेंट को लेज़र से फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, किसका कितना नंबर है। आइडियली जो नंबर 2 to 6 जो नंबर होता है, बिटवीन 2 and 6, वो आइडियल नंबर होता है लेज़र कराने के लिए। एनीथिंग अबव 6 वो कभी कभी बहुत अच्छा तो लगता है वक्ती तौर पर, लेकिन बाद में जाके रिग्रेशन भी कुछ लोगों में देखी गई है। और फिर लेज़र के अपने भी थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि जिसका एक्सपीरियंस हो, जो अच्छा ट्रेन डॉक्टर हो, जिसने लेज़र में कोई अच्छा उसके पेशेंट्स का अपना फीडबैक देखा हो, तो उनसे लेज़र कराई जाए। और या फिर अगर आप चश्मा लगा सकते हैं तो आप चश्मा ही लगाते रहिए अगर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि देखें, जब भी आपकी आई पे कोई भी प्रोसीजर होता है, चाहे वो लेज़र हो या इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर हो, आप अपनी आई को एक रिस्क पे डाल देते हैं, फॉर अननेसेसरी इन्फेक्शन रिस्क पे। तो जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आप चश्मा, आपका नंबर है 3 और 4, आप चश्मा लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है या कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, तो फिर आप वो करते रहिए। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं, हमें स्टिग्मा भी है, थोड़ा बाहर जाते हैं लोग, बार बार पॉइंट आउट भी करते हैं कुछ लोगों को चश्मा लगा लिया, और आपको पता है हमारा एनवायरमेंटल कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं या जो वुमेन हैं उनके ऊपर। तो उसके लिए हम लेज़र ऑप्शन बहुत सेफ़ है, अगर अच्छा किया जाए, चांसेस भी उसकी अच्छे रिकवरी के होते हैं। आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, लेज़र करने की भी नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए लेज़र सूटेबल नहीं होती है, हमें पहले देखना होता है, कि हर किसी के लिए लेज़र सूटेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने पर्सनली भी देखे हैं कि जिन लोगों ने अपना लेज़र कराया और उनकी आईसाइट जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कितना ये चीज़ कितनी बेहतर होगी कि आप अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट चूज़ करें, अच्छे जो लेज़र करते हैं, जो अच्छी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उनके पास जाया जाए।
जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग लेज़र करते आ रहे हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस्ड है, उनसे ज़रूर लेज़र करवाइए। प्लस इसमें जिनका, जैसे मैंने कहा कि 2 to 6 आइडियल नंबर है, अगर 2 to 6 के ऊपर ऑनवर्ड्स होता है तो कुछ लोगों में रिग्रेशन देखी गई है। उनकी विजन वक्ती तौर पे अच्छी होती है लेकिन बाद में जाके थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फिर लेज़र करने के बाद ड्राई आइज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को काफ़ी अरसे तक लाइफ लॉन्ग भी देखा गया है कि ड्राइनेस के ड्रॉप्स डालने होते हैं जो फर्दर को विजन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्पेशली एट नाइट टाइम। तो बेहतर तो होगा कि आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, बेहतर अपनी अच्छी तरह मालूमात कर लें, देख लें जो डॉक्टर कर रहा है उसके अपने रिजल्ट्स अच्छे सेफ हैं, और फिर आप लेज़र कराइए, या फिर आप कंप्लीटली। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने लेज़र के बता दिया। ड्राई आइज़ की आपने बात की है, बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आइज़ जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपकी ड्राई आइज़ हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, ड्राई आई के ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। हम पहले ड्रॉप्स देते हैं जिसके 90% ऑफ द टाइम पेशेंट को उससे क्योर हो जाता है। उसके अलावा फिर हमें देखना पड़ता है, हम उसमें पंक्टल प्लग्स लगाते हैं, यानी कि हम उनके जो अपने पंक्टम होते हैं या आईलिड के इस कोने में, हम उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हम उनकी परमानेंट कॉटरी यानी कि परमानेंटली उनको बंद भी कर सकते हैं। और फिर हम मुख्तलिफ ड्रॉप्स हम दे सकते हैं जिससे आँख का पानी बनने में मदद हो। लेकिन जो एक बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है, लोगों को ड्राई आई तो होती है लेकिन ड्राई आई के भी 3 किस्म के कॉजेज़ हैं। तो अगर हम वो कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे और खाली ड्रॉप्स डालते रहेंगे तो पेशेंट की ड्राई आई बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात करें, बड़ा ये अहम मामला है, हम इसको संजीदा नहीं ले रहे होते। हमारा दिल करता है तो किसी से भी जाके राह चलते हुए हमें कोई दुकान नज़र आती है, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट लेंस खरीद लेते हैं। अपनी आंखों पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल आपने करना ही नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, आप इसके थ्रू मतलब हर चीज़ को देख सकते हैं, और मतलब अगर यही खराब हो जाए तो आप कह रहे हैं कि दुनिया अंधेरी हो जाती है, उसको इंसान को नजर ही नहीं आ रहा था, जिन लोगों की आईसाइट खराब हो जाती है, वीक हो जाती है। बता रही थी, मैंने भी 2-3 दफ़ा कोशिश की, मुझे लगा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मैंने कहा छोड़ो लेंस को, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ख़वातीन को थोड़ा सा ज़्यादा, जिन लोगों को शौक है, वैसे अब तो ऐप्स भी इतनी ज़्यादा हैं तो आप फिल्टर लगा के भी अपनी ले सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं अपने आप को। ऐप्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। आलमी सतह पर मकबूल है ये मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप। इसकी नई अपडेट के तहत अब मल्टी डिवाइस फीचर की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। अच्छा, इस फीचर के तहत जो है वो सारिफीन बुनियादी डिवाइस के अलावा व्हाट्सएप को मजीद 4 डिवाइसेस से मुंसलिक भी कर सकते हैं, और इस अपडेट को हासिल करने वाले सारिफीन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को मुख्तलिफ डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये फीचर है बिल्कुल, और व्हाट्सएप की जानिब से इस नए मल्टी डिवाइस फीचर को रवा बरस जुलाई में आजमाइशी तौर पर मुतारिफ करवाया गया था, तब भी हमने आपके साथ शेयर किया था। बाकायदा तौर पर ये जो फीचर है, इससे iOS और एंड्रॉयड सारिफीन अब मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो जी एक नया फीचर है, आप 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस में जो है अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। अच्छा फीचर तो वैसे एकरा देखा जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है आपकी वो रिस्क पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ये कहने लगी थी क्योंकि पहले तो होता था ना प्राइवेसी, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अलावा किसी और मतलब डिवाइस पे व्हाट्सएप नहीं चल सकता था। लेकिन अब जब 4 डिवाइसेस वो कह रहे हैं कि इससे लिंक होंगी, मतलब आप उन पर भी यूज़ कर सकेंगे, तो फिर इस पर सिक्योरिटी रिस्क यहाँ आ जाएगा, कोई भी आपका इस्तेमाल कर सकेगा। फिर तो अब आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसकी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके लिंक डिवाइसेस की एक ऑप्शन आ रही होती है, उसको चेक करते रहा करें ताकि आपको पता लगे कि किसी डेस्कटॉप पे किसी और डिवाइस पर तो आपका खुला नहीं रह गया, मोबाइल खुला नहीं रह गया, आपने खुद किया हो या फिर किसी ने आपके मोबाइल का मिसयूज़ किया हो। तो ये लाजमी तौर पर व्हाट्सएप की सेटिंग्स में लिंक डिवाइसेस की एक ऑप्शन आ रही होती है, उसमें जाके आपको पता लग जाएगा कि ये किधर से इस वक्त ओपन है और आपकी चैट कौन कौन देख पा रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी टैलेंट की बात करें। बिल्कुल, पाकिस्तान के टैलेंट की हम बात करेंगे, पाकिस्तानी ख़वातीन की खास तौर पर बात करें। पढ़ाई में हम देख लें, नौकरी में देख लें, घरदारी में देख लें, वहाँ तो अपना लोहा मनवा ही चुके हैं, लेकिन अब वो खेलों की दुनिया में भी किससे पीछे नहीं रही हैं, और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और दूसरे बहुत से खेलों में पाकिस्तानी ख़वातीन खिलाड़ियों की अगर बात करें तो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इजहार करके साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। और ऐसी एक एथलीट दुर्र नजफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका शुमार इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, और एक खूबी जो उन्हें अपनी दूसरी खिलाड़ियों से मुमताज़ बनाती है, मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है, वो है उनकी हाइट। जी हाँ, दुर्र नजफ पूरे 6 फीट 3 इंच लंबी हैं, और मुझे लगता है कि ये हमें उनसे कंफर्म भी करना है। दुर्र नजफ हमारे साथ मौजूद है। दुर्र नजफ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप जो है हमें ये कंफर्म करें, 6 फीट 3 इंच यही आपकी हाइट? वालेकुम अस्सलाम, जी मेरी हाइट 6'3" है। और ये बचपन से ही अपने बहन भाइयों से, अपने क्लास फेलोज से हाइट लंबी रही है हमेशा? हमेशा से, बचपन से, स्कूल लाइफ हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई,
मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती थी और मुझे पहले ये नहीं पता था कि हाइट की वजह से खड़ा किया जाता है, इतनी मासूम थी मैं। मुझे लगता था कि शायद लेट आती हूँ या इस वजह से, फिर वो पता चलता है हाइट वाइज खड़ा करते हैं। तो असेंबली में देखते हैं हाइट वाइज खड़ा किया जाता है। अच्छा, वैसे मुझे असेंबली में सबसे आगे खड़ा किया जाता था, उस टाइम मेरी हाइट ना स्कूल में बहुत थोड़ी छोटी थी क्लास में। अकल की बुनियाद पर तो नहीं खड़ा? नहीं, अकल की बुनियाद पे नहीं जनाब, हाइट की बुनियाद पे, जिस तरह से दुर्र नजफ ने भी कहा कि हाइट की बुनियाद पे उन्हें लास्ट में खड़ा किया था। अच्छा दुर्र नजफ, जिस तरह से भी ये बात सामने आई कि जी एशिया की सबसे दराज कद खातून खिलाड़ी होने का एजाज़ आपको हासिल हुआ, कैसा फील कर रही हैं कि आप सबसे मतलब हाइटेड हैं? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, सबसे मुनफरिद होना, यूनिक होना, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग मिलना जो किसी को मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, ब्लेस फील होता है। अच्छा, अब हम कुछ हॉकी की बात कर लेते हैं ना। तो हॉकी आप खेलती हैं, साथ आप गोल कीपिंग कर रही होती हैं। वैसे हमने देखा जो दराज कद लोग होते हैं वो बास्केटबॉल की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, तो ये आप हॉकी की तरफ कैसे आ गई? वैसे बास्केटबॉल भी खेलती रही हैं? जी, मैंने बास्केटबॉल भी खेला है, मैंने वॉलीबॉल भी खेला है पाकिस्तान कैंप तक, मैंने रग्बी भी खेला है, मैंने फुटबॉल भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है, फास्ट बॉलर थी मैं। मैंने हर गेम खेलने के बाद हर गेम में थोड़े थोड़े अरसे ट्राई करती रही। उसके बाद जब मैं हॉकी में आई, वो भी मैंने ये सोचा था ये भी ट्राई करूँगी कुछ टाइम के लिए, पर जब मैं हॉकी में आई फिर मुझे शौक होने लगा हॉकी का। फिर मुझे ज़्यादा पसंद आ गया। मुझे शौक था फील्ड प्लेयर। जी, मुझे फील्ड प्लेयर खेलने का शौक था कि मैं डिफेंस भी करती हूँ। तो मुझे जब बनाया गया ओलंपियन, अहमद आलम साहब का कैंप लगा, उन्होंने मुझे कीपर बनाया। उसके बाद तो मैंने बोला भाई यही करना है मुझे, और उसमें जब फिर मुझे टाइटल मिला कि मैं एशिया की टॉलेस्ट वुमेन हॉकी गोलकीपर हूँ, तो फिर मैंने सोचा अब ये चीज़ नहीं छोड़नी हो गई इसके साथ। आपने कहा कि यही मैंने इज्जत रखनी है। बिल्कुल ऐसी आपने कहा कि मैंने तो अब हॉकी को चूज़ कर लेना है और इसमें मुझे इतनी इज्जत भी मिल रही है, तो मैं इसी के साथ चलूँगी। इंस्पिरेशन आपने कहाँ से हासिल की? और गेम्स की तो हम बात करें, हॉकी की अगर बात करें, किसने इंस्पायर किया कि हॉकी की तरफ ही रहना है? इंस्पायर किया वहाँ पे जो प्लेयर्स आते थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे, ओलंपियंस आते हैं, अभी भी हमारे खुद कोच हैं ओलंपियन हनीफ खान सर हैं, वो इतने नेचर वाइज अच्छे हैं, उनका गेम एक वर्ल्ड लेवल का गेम है। तो ऐसे लोगों को ही देख के बंदा इंस्पायर होता है कि जब ये लोग इतने अच्छे मुकाम पर हैं, इतना अच्छा गेम है इनका, तो हॉकी में नेशनल गेम में क्यों ना हम भी सपोर्ट करें हॉकी में। अच्छा दुर्र नजफ, अगर हम बात करें गोलकीपर की, बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत फुर्ती होनी चाहिए आपके अंदर, आपको पहुंचना है, पेनल्टी स्ट्रोक लग रहा है, पेनल्टी कॉर्नर है, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अचानक से डी के अंदर कोई दाखिल हो चुका हुआ है और वो कहीं पर भी जो है हिट कर सकता है, तो क्या हमने देखा है कि जिनके कद लंबे होते हैं उनको ज़रा मुश्किल हो रही होती है, बेंड होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इतने तेज़ी से जो है नहीं रिएक्ट कर पा रहे होते हैं, ऐसे कोई मसाइल तो नहीं होते? आपको फ़ायदा होता है कद की वजह से? खड़े खड़े सब कुछ कर लिया? बिल्कुल, शुरू में ऐसे बहुत से मसाइल होते थे, जाहिर सी बात है मैं भी लेज़ी थी। अभी भी लोग टोंट वगैरह करते हैं, पर लेज़ी होने के लिए ना, आपको लेज़ीपन अपना ख़त्म करने के लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको रूटीन अपनी टफ करनी पड़ती है। अभी मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये सब फिर आपका ख़त्म हो जाता है। आप कौन से लेज़ी और कहाँ के फिर आप लंबे, आप बस एक प्लेयर होते हैं, आप बाकियों की तरह होते हैं। बस मुझे एडवांटेज ये कि आप फिर कहीं से भी गोल मारे, मैंने कवर कर लेना। बिल्कुल। अच्छा दुर्र नजफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं गेम्स में तो आप माशाल्लाह हर तरह से आगे आई हैं और अब आपने हॉकी को भी चूज़ किया है। लंबे कद की वजह से घर वालों को भी फ़ायदा होता है कि भाई दुर्र नजफ का लंबा कद है तो ये ऊपर से ये चीज़ें पकड़ा दो, फला पकड़ा दो? बिल्कुल ऐसा बहुत होता है घर में। तो मैं कोई वो प्लेयर नहीं हूँ, मैं घर में एक नॉर्मल हूँ, और अम्मा अब्बा तो कभी भी नहीं मानते इस चीज़ को, तो घर के हर छत से रिलेटेड काम और ऊंचाई वाले काम सारे मैं करती हूं। हम लड़कों में वैसे खास तौर पर ये देखते हैं जिनकी हाइट ज़रा लंबी होती है ना, वो बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो दूसरों को डरा के रख रहे होते हैं। आप भी कोई ये बचपन से करती तो नहीं रही हैं, पहले ये बताएं। और अभी तक टीम के अंदर भी क्योंकि आपकी हाइट सबसे ज़्यादा है तो उसमें भी थोड़ा सा और होता है, ज़रा मेरे से आप लोगों ने ज़रा सोच समझ के बात करनी।
आपको मेरी हंसी से पता चल रहा होगा, वैसे मैं हूँ ऐसी। मैं वैसे बहुत हम्बल हूँ, लेकिन मैं इस टाइप का जब थोड़ा करना होता है ना, रोब दिखाना होता है, रोब भी दिखा देती है, गरम दिखाना होता है, तो मज़ा आता है अपनी हाइट है ना, एडवांटेज। अच्छा ठीक है दुर्रा नजफ, आपने हमें बताना है कि हॉकी के अंदर पाकिस्तान के, अगर हम साबिक ओलंपियंस की बात कर रहे हैं या करंटली भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके फेवरेट कौन थे? और गोलकीपर की बात कर ली जाए तो कोई ऐसे हैं जिनको फॉलो करती हैं आप? गोलकीपर्स के देखूं जो अभी जिनकी डेथ हुई, मंसूर साहब थे, और जो मेरे जो अभी पर्सनल फेवरेट हैं और मुझे लगता है कि कई सालों तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, ओलंपियन हनीफ खान है। मैंने वैसे प्लेयर नहीं देखे, मैंने वैसे कोच नहीं देखे, वैसे लेजेंड नहीं देखे, वो इंसान जैसे नॉर्मल हैं वैसे वो फील्ड पे हैं, वैसे वो हर जगह, तो मैं उनकी हर तरीके से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनको ही फॉलो करती हूँ। अच्छा दुर्रा नजफ, जो लड़कियाँ आना चाहती हैं हॉकी में ख़ास तौर पर, उन्हें क्या टिप्स देंगी, क्या मशवरा देंगी आप? मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि ये एक तो आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम नहीं है, बहुत टफ है, आपको अपने आप को बहुत रफ एंड टफ बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सर्दी गर्मी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको बॉयज़ और अपने अंदर जो फ़र्क है, नाजुकपना, सब ख़त्म करना पड़ेगा। और जब हॉकी अगर आपने खेलनी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्रा नजफ, सबसे सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बनी, और हम आपको गुड लक कहेंगे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं और पाकिस्तान हॉकी के लिए आप अच्छा काम करना चाहती हैं और नाम जो है पाकिस्तान का रोशन करना चाहती हैं। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये खिलाड़ी हमारे, और हमें खास तौर पे जो हमारा कौमी खेल है उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। और हमने जिस तरह से हॉकी की बात की है कि उन्होंने कहा है कि लड़कियां जिस तरह होती हैं नाजुक होती हैं, उनको वो सारी चीज़ें पीछे करके फिर बड़ा रफ एंड टफ होकर आना पड़ता है, तो ये बड़ी बात है। लड़कियां उनके बड़ा घबराती हैं, धूप में हो सर्दी हो, वो निकलती नहीं, भाई के रंग ना खराब हो जाए हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।